नमस्कार आप सभी को। आज का जो ओरिएंटेशन है अभी सुबह का एक डेढ़ घंटे का, उसमें मेनली मैं सुरेश जी जो हमारे हॉर्टिकल्चर साइंस से रिक्वेस्ट करूँगी कि पर से हॉर्टिकल्चर की क्या स्कीम्स हैं उसके बारे में हमें जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, बिकॉज सब लोग डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, मेरे तो क्या स्कीम्स हैं। बट अभी एट प्रेजेंट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट या डायरेक्टोरेट ने कोई नए इंटरवेंशन अगर कुछ प्लान किए हैं स्टेट में इन द कमिंग ईयर्स या जो भी हैं, तो उसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी थोड़ी सी चाहिए होगी। हमारे बीच में कृषि विभाग से अपर निदेशक कृषि पाठक जी हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और उनको प्रस्तुतिकरण के लिए आमंत्रित करता हूं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो हम एक सीनियरिटी बता रहे हैं, आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए। इसमें देखिए आप प्रदेश में जो हमारा एग्रीकल्चर लैंड है वो काफी कम हो गया, 6.37 लाख हेक्टेयर हो गया है, जो कि हमारे जो उत्तराखंड प्रदेश था तब 7.70 लाख हेक्टेयर था। आपको कॉलम नंबर ये 1 2 3 4 6 पे देखिए 6,37 हमारी जो 11.92% हमारी जो है अभी का एग्रीकल्चर लैंड है, जो कि 1,50,000 करीब कम हो गया। इस समय जो हमारा अपना अराउंड 6,24,000 का आया है हमारा यहाँ का। तो लेकिन जब हम जाते प्रोडक्शन की बात, जब प्रोडक्शन हमारा उस समय था 16.50 लाख मीट्रिक टन, इस आज की डेट में हम 20 लगभग 90.75 तक क्रॉस कर चुके हैं। तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी बढ़ी है काफी बढ़ी है, तो काफी इंटरवेंशन किए गए थे, तो इससे हमारी प्रोडक्टिविटी। लेकिन अभी जो है हमारी जो है पड़ती भूमि या इरिगेशन जो है हमारा पोटेंशियल हमारा अभी 11% है। आप देखिए हिल्स की बात कर रहे हैं हम, और ये केवल हिल का डाटा है नहीं पूरे का है कि इसमें हिल्स अलग लिखा हो, प्लेन्स अलग लिखा हो, पर्वतीय लिखा है। तो हिल्स में जो हमारा है वो 11%, और ये 11% लगभग 2000 में भी था। तो हिल्स में देखा जाए तो इरिगेशन के आंकड़े बढ़े नहीं है, उतना ही रहा है हिल्स में। और जो हमारा प्लेन्स में है, क्योंकि प्लेन्स में ज्यादा हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटीज हैं, चाहे वो हिल्स में। ये लास्ट कॉलम क्या है, प्रतिशत क्या है वो? टोटल का प्रतिशत। तो हिल पर्वतीय 7वां है, पर्वतीय कृषि के अंतर्गत क्षेत्रफल वो 54 है। हाँ, तो ये लगभग लैंड जो है 3 लाख समथिंग हेक्टेयर है। पर्वतीय में 11% एरिया हमारा पर्वतीय क्षेत्र में हिल को है। नहीं, वो पर्वतीय में तो 54 आ रहा है। नहीं वो 5 वो तो क्षेत्रफल है, कृषि का क्षेत्रफल है, एग्रीकल्चर का। हम इरिगेशन की बात करें नहीं, बट आप एक उसके ऊपर 6 और 7 देखिए। 6 में लिखा है, देखिए मैडम टोटल लैंड है 6.37 है जो हमारी आ रही है एरिया, एग्रीकल्चर का एरिया 6.3 लाख हेक्टेयर है हमारा उत्तराखंड में, और उसमें से 3.44 तो हमारा है पर्वतीय में, और मैदानी में 2.93। तो टोटल आप देखेंगे तो 6.6 होना है। वो अच्छा, एक्चुअली वो 6 का पॉइंट ए और बी है। हाँ, 6 का 7 8 नहीं है, 6 का पॉइंट ए और बी है, तो उसका उतना वो हाँ। मैं सोची थी इसका क्या मतलब हां हुआ। 6 मुझे लगा था टोटल एंड एरिया, बट उसका 6 ए और 6 बी है। और ऐसे जो सिंचित एरिया हमारा टोटल उत्तराखंड का 3.17 लाख हेक्टेयर है, वो हेक्टेयर है 3.17 लाख हेक्टेयर, जिसमें से जो हमारा जो आंकड़ा बताता है वो 34,230 हेक्टेयर तो केवल हिल्स में है और बाकी प्लेन्स में है। So only 11% of irrigated land is in the hills and 89% is in the plains. वो सब आपके बड़े फार्मर्स जो है ना, नहीं, हरिद्वार हरिद्वार उधम सिंह नगर में होगा मैक्सिमम आपके इसका, क्योंकि वो बड़े किसान हैं, और पानी भी है, पानी भी है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी है उत्तराखंड की 160, मतलब इसमें क्रॉप्स लेते हैं। क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंडिया की 147-150 के करीब है, लेकिन हमारी क्योंकि इसमें क्योंकि सेकंड क्रॉप आती है, बाकी जहाँ पर गन्ना होता है उसमें फिर सिंगल क्रॉप हो जाती है, 2 इयर्स में आती है गन्ना में, तो 160 है। हमारी जो कृषक है वो 8.81 लाख हेक्टेयर तो है, किसान हमारे पास है 8.181। और इसके बाद लास्ट में है कि जो हमारी
92% जो है किसान हमारे जो है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर जिनके पास 2 हेक्टेयर, तो मतलब एवरेज लैंड होल्डिंग जो हमारे पास है उत्तराखंड की 0.8 के करीब है हेक्टेयर एवरेज लैंड होल्डिंग अगर देखा जाए। 2 एकड़। नेक्स्ट सर, ये मैडम देखिए हमारे उत्पादन और उत्पादक के आंकड़े हैं कि हमें कहाँ पर कितना हमारे क्षेत्रफल है, कितना हमारा वो है। तो अगर हम 2001 दो इसको छोड़ दीजिए, ये आप हमें वैसे दे देना। वो हाँ डाटा जो है, ठीक, डाटा है। मेन हमारी जो है, हमारा ये कहने का मतलब है कि हमारा प्रोडक्शन है वो काफी बढ़ रहा है। एरिया हमारा मेन एरिया हमारा जो उधम सिंह नगर में था, हरिद्वार में था, देहरादून में था, जो प्रोडक्टिव लैंड थी वो काफी इंडस्ट्रियलाइजेशन में चली गई, वो करी। तो हमारा जो लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर जो एरिया है वो कम हो गया है एग्रीकल्चर का फ्रॉम 2001 से। कारण ये इंडस्ट्रियल शेड्यूल में चला गया। शेड्यूल है ये वो है। तो उस समय हमारा 7.70 लाख हेक्टेयर, आज हम 6.24 पे आ गए। और ये हर साल इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या और नहीं हुई है अदर है। और ये वो प्रोडक्टिव लैंड एरिया है। अब नेक्स्ट ये नेक्स्ट है डाटा शीट है ना, मतलब ये आप हमें दे नहीं देना। हमें हाँ, और हमें तो आप जो डाटा से जो इंफॉर्मेशन है वो आप बता दीजिए। ये हमारा क्रॉपिंग पैटर्न है। क्रॉपिंग पैटर्न में ज्यादा चेंजेस नहीं हुए। जो 2001 में था वही क्रॉपिंग 1% का इधर उधर हुआ है। जो हमारा मेन एरिया है वो गेहूं और धान का ज्यादा एरिया है, और जो हमारा मिलेट्स का वो काफी 10% 11%। धान तो आपने इतने मिलेट्स होते हैं, मडवा ऑलमोस्ट 10% है आपका, और ये इसमें कुछ चेंज हुआ है कि मडवे में एरिया कम हुआ है। एरिया कम हुआ है मडवा। और मडवा कहाँ, मतलब लोकली सारे लोग यूज कर रहे हैं, लोग घरों में ग्रो करके यूज कर रहे हैं, या कोई ऐसे भी बड़े किसान हैं जो सिर्फ मडवा प्रोड्यूस कर रहे हैं? मेन जो छोटे किसान प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उसके लिए हम अभी स्कीम आ रहे हैं जो कहेंगे हम मिलेट मिशन हम लाने चाह रहे हैं। तो अभी हम स्थानीय फसलों में जैसे मडवा का, क्योंकि मेन हमारा मडवा जो है ऑर्गेनिक है, तो हम डायरेक्टर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन भी है। तो ऑर्गेनिक में सर्टिफाइड ऑर्गेनिक है। हाँ सर्टिफाइड है। हाँ सर्टिफाइड है। तो आप लोग उसका हर साल असेसमेंट करते हैं? हाँ ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन हर साल होता है। लेकिन उसका जो है बाई बैक नहीं हो पा रहा है, मार्केटिंग नहीं हो पा रही है। तो किसानों को जो ऑर्गेनिक का मडवा है, चाहे वो लोकल मडवा है वैसा मडवा है, उसमें ज्यादा फर्क मतलब गेन मार्केट गेन नहीं मिल पा रहा उसको कि उसकी इनकम है। क्योंकि जितना भी है काफी हमारे पास मडवा काफी मात्रा में है। हम लगभग 80,000 हेक्टेयर पे हम मडवा ले रहे हैं इस समय। डॉक्टर साहब ये बताएं, आप कह रहे हैं ऑर्गेनिक, वो नेचुरली ऑर्गेनिक में ज्यादा नहीं काफी सर्टिफाइड है। कौन कर रहे हैं हम क्योंकि यहाँ उसो का है, डायरेक्टर भी हम है, तो सीड सर्टिफिकेशन और ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के, तो उसो का कर रहा है। 2 हमारी स्कीम आई है, एक में 2 तरह के ऑर्गेनिक हो रहे हैं। एक होता है थर्ड पार्टी ऑर्गेनिक, जो एक पीजीएस, और अब एक तीसरी आ रही है नेचुरल फार्मिंग, जिसमें कोई मतलब नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग में फर्क है। नेचुरल फार्मिंग में तो आप कहीं से भी बाहर से कोई प्रोडक्ट डाल नहीं सकते, बायो फर्टिलाइजर भी डाल सकते, जो वहीं होता है लोकली वही डालेंगे। और ऑर्गेनिक में जो हमारा उत्तराखंड का है, उसमें हम 80,000 हेक्टेयर पे हमारा ऑर्गेनिक सर्टिफाइड थर्ड पार्टी जो एक्सपोर्ट वाला है वो होता है, जिसमें मडवा है, सांवा है, कुछ दालें हैं, गन्ना है, जैगरी वगैरह कहाँ है। एक्सपोर्ट हो रहा है? मतलब एक्सपोर्ट तो मैडम एक्सपोर्ट क्वालिटी है, लेकिन अभी एक्सपोर्ट का मार्केट नहीं है। एक्सपोर्ट का मार्केट नहीं मिला, लेकिन कराते हैं लोग, ले जाते हैं उसको, अभी थर्ड पार्टी उसको टीसी ले लेते हैं बाहर से। But this is a good information for the multi-stakeholder platform कि आप जैसे वो श्रेष्ठा फूड्स वगैरह है, श्रेष्ठा ऑर्गेनिक्स टाइप के, तो you should call them because they look for certified organic, है ना? मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा माइनर मिलेट था, but certified नहीं था, so they went, they checked, they even traveled there to see the site, but they did not tie up with them because उनको लगा कि certified नहीं है। तो अगर आपका सर्टिफाइड है तो अब तक तो मार्केट तो होना चाहिए था इसके। कितने साल से सर्टिफाइड कर रहा है?
हमारा एरिया बढ़ रहा है वो 20 ईयर हो गए नहीं, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक। सर्टिफाइड ऑर्गेनिक हर साल हमारा 10,000 एरिया है। नहीं, पर कितने वर्षों से ये लोग सर्टिफाइड हैं? 5 साल पहले से या ज्यादा से ज्यादा है। ज्यादा से? ज्यादा है। 3 साल का हो गया यहाँ पर ही कंप्लीट कर लिया। यहाँ। 2 साल का थ्रेशोल्ड हैं? उसके बाद सर्टिफिकेशन यहाँ पे तो 15 ईयर ऑफ सर्टिफिकेशन, मतलब 18 साल से वो कर रहे हैं। आपका सर्टिफिकेशन वो और थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशंस का क्या फर्क है? नहीं हमारा हम थर्ड पार्टी करते हैं क्योंकि ये उसको ये थर्ड पार्टी आप मतलब थर्ड पार्टी माने वो एक्सपोर्ट वो इंडियन एजेंसीज करते हैं वो ये उसका जो है वो थर्ड पार्टी मतलब फर्स्ट 2000 में बनी थी फर्स्ट गवर्नमेंट बॉडी इंडिया में जो ऑर्गेनिक प्राइवेट तो काफी करती है। थर्ड पार्टी एजेंसी है। हाँ इंटरनल सीए ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी। अच्छा। एक थर्ड पार्टी माने गवर्नमेंट एजेंसी। हाँ गवर्नमेंट एजेंसी। आप वो गवर्नमेंट एजेंसी का सर्टिफिकेशन प्रोसेस और ये प्राइवेट थर्ड पार्टी नहीं, एजेंसी का सर्टिफिकेशन इसमें क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं। 24 एपिडा ने जो एपिडा है उसे 24 एजेंसी को लो इसमें 5 गवर्नमेंट है बाकी प्राइवेट है। एजेंसी मतलब प्रोसीजर तो वही है वो सेम प्रोसीजर है लेकिन गवर्नमेंट हम लोगों की फीस है गवर्नमेंट आप हम 5 में आते हैं सरकारी में। हाँ तो ये इंडिया का समय थे फर्स्ट है 2000 में हमारा बन रहा था जब हम तो इंडिया में फर्स्ट थे। अब 5 हो गए। इनके यहाँ इतना ज़्यादा और चीज़ों के लिए फॉरेन के लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी करवा रहे हैं, सब कर रहे हैं। आई एम सो सरप्राइज कि सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है आपके पास और वैरायटी है और वॉल्यूम्स भी है ना। इफ 10% of it is मड़वा, it's a significant amount। फिर भी क्यों अभी तक कोई ऐसा प्रॉपर मार्केट नहीं मिला है? नहीं मार्केट में ऐसा है वो बात है they don't get the 100% cotton. So it's a logistic and aggregation problem. इसका मैं बताऊं एक चीज बताऊं। हाँ, बताइए। अभी हमने हमारी जो वर्ल्ड बागवानी यूनिट है वो सर्टिफाइड है उसोका से, बट आपकी फीस इतनी ज्यादा है सर कि वो आदमी एक बार लेगा 75,000 की उससे ज्यादा हमने उसका दिया उसकी बार। फिर मेरे पास मेल अभी आया है कि आप जो है फिर से 36,000 जमा कीजिए। अगर कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन को इतना पैसा देना पड़ेगा तो फिर प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे? दूसरा क्या है कि जो सर्टिफिकेशन में हमें स्कोप नहीं मिल पाता, मतलब आपने भले ही नोटिफाइड तो कर रखा है लेकिन उनके पास होता नहीं मटेरियल। तीसरा मैं मतलब रियलिटी जो बता रहा हूँ क्योंकि मैं ग्राउंड में काम नहीं, ये क्या कहते हैं, स्कोप क्या नहीं होता है? स्कोप मतलब कि जो इनके सर्टिफाइड फार्मर्स हैं उनके पास में मटेरियल हमें अवेलेबल मिल नहीं पाता जो वो सर्टिफाइड है कि वो उगा रहे हैं लेकिन वो उगा तीसरा क्या है कि 3 तरीके से ऑर्गेनिक का हो रहा है। सॉरी टू से बट मतलब थोड़ा सा ये इसमें 3 तरीके से ऑर्गेनिक हो रहा है। एक क्या हो रहा है पीजीएस है, पार्टिसिपेट बहुत ज्यादा है पीजीएस का। इसमें आप किसी भी ग्रुप के पास चले जाओ उसमें पीजीएस है ना, वो वॉलंटरी ग्रुप वाला। हाँ जो पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम वाला है। तो इस तरीके की। और दूसरा जो है आपका जो सर्टिफाइड है उसमें डॉक्यूमेंटेशन इतना है कि कोई भी आदमी उसको कर नहीं पाएगा है ना। तो उसमें हाँ जो आईसीएस आप मेंटेन करवाते हैं दैट इज मतलब बहुत ही टेंडियस। मैं मतलब ऐसे ही बता रहा हूँ उसमें कैसे चेंज ला सकते हैं ये थोड़ा इस बारे में भी हमें सोचना होगा। डॉक्यूमेंटेशन की बात हुई थी मैडम काफी अभी हम गए थे भारत सरकार पीएमपीडा वो कम लेकिन डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा एक कहना चाहिए काफी डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। तो हमने कहा इसको ऑनलाइन करने की बात आ रही है। दूसरा जहाँ तक फीस की बात है फीस अभी बढ़ाई गई है लेकिन फीस उत्तराखंड के लिए नहीं बढ़ाई गई। नहीं आप मैं आपको बताऊं सर मैंने पिछली बार जो है क्योंकि उसमें पैकेजिंग मटेरियल भी लाना है फार्मर में है ना। पैकेजिंग मटेरियल की आपकी अलग गाइडलाइन है तो दैट की जो हमारा पूरा पुराना पैकेजिंग मटेरियल है उसमें दिखा ही नहीं सकते। जो अभी हमारी बोर्ड में बैठक हुई थी उसमें हमने केवल फीस उत्तराखंड के लिए वही पुरानी फीस है नई फीस नहीं उत्तराखंड नहीं ये मेरे पास मेल है सर ये आप ही का ऑफिस का मेल है कल का मतलब आप ही का मेल। चलो हम बता देंगे उत्तराखंड के लिए नहीं। मैडम इसमें क्या हम लोग यहाँ पर एक ऑलरेडी कम्युनिटी वो यूनिवर्सिटी और उत्तराखंड कम्युनिटी बोर्ड भी है वो आईसीएस कराता है वो बायर सेलेक्ट मीट कराता है हर साल 2 बार। लेकिन बायर उस समय तो आते हैं लेकिन जब बायर को जब जाते हैं या तो प्रोडक्ट नहीं मिलता या फिर बायर का मतलब रेट नहीं देते ये। तो इसमें क्या हो रहा है जितना हमारा सर्टिफाइड है ये कोई ना कोई तो ले जा रहा है। नहीं दूसरा क्या है कि हम बेच क्यों नहीं पा रहे हैं। आपके जो एमएसपी है वो 30 रुपए से ज्यादा है मंडी की। जो मंडी पर से खरीद रहा है वो 25 रुपए में खरीद रहा है।
जो हम किसानों से खरीद रहे हैं हम 18 रुपए में खरीद रहे हैं। तो मतलब अलग अलग लेवल पे इस तरीके से मतलब वो है कि आप जो है कर ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने पिछली बार 2000 क्विंटल मंडी परिषद को दी अल्मोड़ा से, सिर्फ अल्मोड़ा। मंडुआ हमारे पास बहुत है मात्रा में, 600 क्विंटल हम THR में लगाते हैं हर सीजन में। पीजीएस है या हुआ है नहीं वो कुछ नहीं है, वो नेचुरल है, हम देते नहीं PGS और उसमें हम फर्क करते हैं। सर्टिफिकेशन का कोई मतलब ही नहीं, फार्मर को उसका फायदा फायदा ही नहीं है कि क्या तो बाकी नेचुरल फार्मिंग की प्रैक्टिसेस से आप केमिकल को रिड्यूस कर सकते नहीं मैडम फिर हमें एक्सपोर्ट कराना होगा। प्रोडक्ट हो रहा है वो लिखा रहा है बाहर लिखा रहा है कोई, लेकिन वो जो ट्रांजेक्शन कर रहा है दूसरे के नाम से कर रहा है, फिर हमें किसान को फायदा नहीं हो रहा। अगर हमें एक्सपोर्ट करना है तो 10 सर्टिफाइड एजेंसीज और बैठी हुई, तो हम किस किस के पास जो बोल रहा है उसको बोल। तो एक्सपोर्ट के लिए अभी मेरे पास ऑर्डर आया था, हमने पूरा प्रोसेस भी कर लिया था, यहाँ से हमने लाइसेंस ले लिया ऑर्गेनिक का। फिर उसके बाद आगे क्या हुआ, तो 10 लोग खड़े हो जाते हैं, फिर उनकी फीस इतनी है कि आपका उतना का प्रोडक्ट नहीं होता है जितने का होता है। आप लोग टीसी दे देंगे जो बोल रहे हैं उसको। Good points. These are practical problems. आगे सेट जा। Let us proceed because time थोड़ा सा ये बोल रहे हैं बीच में यार, उनको कौन करेगा ये कवर? तो केवल डोमेस्टिक मार्केट है। दूसरा जो कम है ना सोचेगा सर कि मेरे को उतना ही रेट मिलना चाहिए। तो PGS वैसे तो है तो आज मुझे आई डोंट अंडरस्टैंड कि रखा क्यों गया मैडम गवर्नमेंट जूम नहीं है ना इसका इतना। सर्टिफिकेशन कराने में मुझे स्टैंड किया और ये नहीं है मैडम जाना वो आप डोमेस्टिक मार्केट में ओनली फॉर डोमेस्टिक यूज। दूसरी मैडम स्कीमें हमारी सीड प्रोडक्शन की स्कीम्स है, जो RKY में हम हमारी एक राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, एक नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है। इसमें किसान हम लोग RKY में सीड प्रोडक्शन करा रहे हैं, और उसका जो फाउंडेशन सीड्स है उसकी सर्टिफिकेशन सीड कॉस्ट है। क्लस्टर में अगर कोई कराए तो हम उसको सब कुछ तो गवर्नमेंट सब्सिडी मिलती है 100%, और उसका बायबैक भी हम लोग करते हैं और फिर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। है अभी हम सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं क्योंकि प्लेन्स की वैरायटी तो हमारे पास काफी है। अब हम जो है हिल्स वैरायटी का कर रहे हैं, क्योंकि हिल्स में चाहे धान हो, चाहे गेहूं हो, चाहे मडुआ हो, गेहूं वगैरह, हाँ सीरियल और कुछ दालें का, जिसका हमें अब हम इसमें आपका मडुआ वगैरह का भी कर रहे हैं, मडुआ है और कुछ दालें, 5 जगह उर्द मिल जाती है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि हमें फाउंडेशन सीड की अवेलेबिलिटी कम है। यूएससी या यूएसटी तो ब्रीडर देती है, फाउंडेशन हमें TDC और वो या यूएसटी प्रोड्यूस करती है, लेकिन फाउंडेशन जो हिल वैरायटी का है वो बहुत कम है। हिल वैरायटी का सीड कोई प्रोड्यूस कर ही नहीं रहा है, समझ रहे हैं? हमें केवल विवेकानंद कर रहा है, विवेकानंद इंस्टीट्यूट, जो पन्ना इंस्टीट्यूट है वो ज़्यादातर करता है हिल प्लेन वैरायटी का सीड, क्योंकि हिल वैरायटी में एक तो यील्ड बहुत कम आती है, एक्सपेंसिव ज़्यादा हो जाता है। लेकिन हम लोगों ने जैसे अभी तक हमने जो करा है हिल वैरायटी का, अभी 2-3 सालों में हमने 18,000 कुंटल सीड हमने खुद पैदा किए विभाग में, 18,000। अब हम जो हमारे जैसे आपकी वीट स्कीम आई है अभी, तो वीट में भी आपका सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम है, तो आप एक क्लस्टर में सीड प्रोडक्शन उसमें कर सकते हैं, आप सीड प्रोडक्शन वगैरह कर सकते हैं उसमें, तो हम अपनी स्कीमों से कन्वर्ट करा देंगे। प्रोजेक्ट स्कीम नहीं है अभी तो प्रोजेक्ट है जो भी है। ये बताइए जो आपने हिल वैरायटी का सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं एडवांस वैराइटीज का, हां उनके कोई आपने ट्रायल्स किए कि उनकी प्रोडक्टिविटी एक्जिस्टिंग वैरायटी से कितनी ऊपर है, ज्यादा जनरेट की है? वो तो यार वो हमें आप क्लास से शेयर कर दीजिए ठीक है कि उसमें कितना है। क्योंकि वो तो जो सीड जो एक्चुअली जो फीडर आपका सीड प्रोड्यूस करता है वो अपना एक वो देता है, उसके बाद ट्रायल्स के बाद हमारी जो रिजल्ट्स आते हैं उसके बाद हम 3 साल बाद उसको फिर फील्ड में ले जाते हैं, 3 साल ट्रायल करते हैं। हाँ ट्रायल के बाद ही हम लोग कोई भी सीड वैरायटी जो हम नोटिफाइड करते हैं। सीड प्रोडक्शन पे 30-40 साल से काम कर रहे हैं।
है ना। 30 साल वो ग्रीन रेवोल्यूशन चालू होने के बाद उसके ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन अभी रीच से कन्वर्जेंस करके क्या डिफरेंट करेंगे हम लोग? वही हमारा तालुक लेवल सीड फार्म होगा, उसको रिजुविनेट करेंगे, उस पे काम करेंगे, वो तो कोई सेम चीज ही चलता जा रहा है। लेकिन इसमें तो ये बात है कि क्या डिफरेंट करेंगे? जो हमारा क्या डिफरेंट करना चाहिए? हिल वैरायटीज है, हिल वैरायटीज अवेलेबल नहीं आज की डेट में, बहुत कम है। ये प्रोड्यूस नहीं करता है ना। अभी तक हम लोग जो हम डिमांड नहीं है। नहीं, डिमांड है, लेकिन पीडीसी जो हमारे जो सीड एजेंसीज है, इस्टराई डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है या एनएससी है, प्रोड्यूस करते करते बंद ही हो गया। वही तो एनएससी है, एनएससी ये इनका फोकस जो है प्लेन वैरायटी है। हम लोग अपने स्टेट के लिए हिल हिल वैरायटी करने के लिए क्या कर सकते हैं वो सोचना चाहिए। नहीं तो ठीक है, वो लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो हमें प्रोजेक्ट में आपको अपने या किसानों के फील्ड्स में ग्रुप बना के एफपीओ बना के सीड प्रोडक्शन यही करना पड़ेगा, प्रोसेसिंग प्लांट यही है, यही प्रोसेस करके फिर किसानों को देना पड़ेगा। हम लोग ये बोल रहे हैं कि अपना ब्रीडर सीड यूनिवर्सिटी से आएगा, वो काफी आता है क्या? ब्रीडर का बेनिफिट आता है। आप तो कह रहे हैं ना फाउंडेशन सीड की प्रॉब्लम है। नहीं, लेकिन ब्रीडर के बाद फाउंडेशन नहीं हो पाता, क्योंकि ब्रीडर सीड उठता ही नहीं। पहले क्या वो कैसे होता था? पहले अब तक हुआ ही नहीं क्या? हिल्स का जो हमारा सीड रिप्लेसमेंट रेट है that is very small, real. प्लेन्स में भी बहुत नहीं, प्लेन्स भी काफी ठीक है, उधर भी कम है, लेकिन सीड प्लेन्स में बहुत कम है। लेकिन इधर आप लोग फाउंडेशन सीड के बारे में काम ही नहीं किया क्या अब तक? ये फाउंडेशन सीड जो ब्रीडर है अवेलेबल, और मतलब ब्रीडर है तो इस वैरायटी में नहीं हुआ, तो काफी कम हुआ। फाउंडेशन सीड पे काम नहीं हुआ है। क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ये है कि उसकी जो फील्ड है दैट इज ऑफ द प्लेन वैरायटी। तो कोई भी एजेंसी उसको चाहती नहीं कि हम इतना लगाए, हमारे ज्यादा हो। एजेंसी तो प्राइवेट है, तो प्राइवेट एजेंसी जाती है हमें फायदा इसमें और डबल इसमें, क्योंकि डिमांड ज्यादा है, बिहार है, बंगाल है, वहाँ जिस वैरायटी की ज्यादा डिमांड होती है वही डिमांड वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो अभी फाउंडेशन सीड का प्रोड्यूस करने के लिए कोई इंटरवेंशन चाहिए था? कोई इंटरवेंशन चाहिए, वो हम लोग स्कीम में जैसे उन्होंने कहा हमारी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना चल रही है, तो उसमें हम ब्रीडर भी ले रहे हैं, फाउंडेशन भी ले रहे हैं। फाउंडेशन से हम सर्टिफाई बना के किसानों को दे रहे हैं, ब्रीडर से हम फाउंडेशन बना के फिर अगली जनरेशन में सर्टिफाई बना रहे हैं, तीसरी जनरेशन में आ रहा है। तो अभी हमने लास्ट 2 ईयर में 18,000 क्विंटल हम किसानों को दे चुके हैं। क्योंकि और अगर यही पर प्रोसेसिंग हो जाए, एक तो वही पर जितने भी हमारे उसी क्लाइमेटिक कंडीशन में वो सीड उगा हुआ है। ये हीट, आइस और पल्सेस हीट लाइट परसेंट बढ़ुआ डीपीएम बैठे हैं। आपको कुछ आइडिया है कि ये वाला जो सर्टिफाइड सीड इन वैरायटी से डिमांड है और जिक्र है आपके एरिया से? सर, रेड राइस का जो प्रोडक्शन है डे बाई डे घट रहा है। जो करोला वाली वैली है, करोला उत्तरकाशी का जो करोला ब्लॉक है, रेड राइस की जो प्रोडक्शन है डे बाई डे घट रहा है। रेड राइस और जो रेड राइस और लाल राजमा बहुत बार टीडीसी ने वहां से प्रोक्योर किया। उसको प्रोक्योर करने के बाद इनका जो प्लांट है, प्रोसेसिंग प्लांट, वहां पे प्रोसेस करके, और अगर उसी का जो उसका थोड़ा प्रोडक्शन भी घट रहा है, फिर उसमें कुछ काम किया जाए, क्योंकि वो अनक्लासिफाइड वैरायटी है सर। वो वैरायटी अनक्लासिफाइड है, उसको रेड राइस के नाम से जानते हैं। अगर इसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कुछ इनोवेटिव कर सकता है, रेड राइस का प्रोडक्शन लगातार घट रहा है, इसी तरीके से आपका लाल राजमा का भी प्रोडक्शन डे बाई डे घट ही रहा है, अब उतना नहीं है। तो इसमें यदि कुछ डॉक्टर साहब से अनुरोध है कि यदि इसमें कुछ इनोवेटिव सीड प्रोडक्शन के केस में कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से इसका बहुत ज्यादा डिमांड है, मेडिसिनल वैल्यू है इसकी रेड राइस की। आपके राजमा के सीड्स के डिमांड उत्तराखंड के बाहर भी है और दूसरे ही ले गए उनके लिए, तो उसके सीड प्रोडक्शन पे काम हुआ है राजमा में। मैडम हमने जो कि यहाँ पर सर्टिफाइड नहीं है, वो टीएल सीड की ट्रूथफुल लेवल सीड, एक होता है ट्रूथफुल लेवल सीड भी,
उसका भारत सरकार उसमें सब्सिडी नहीं देती है, दिक्कत ये हो रही है। हमने काफी डिमांड की, जनरल सेक्रेटरी भारत सरकार ने काफी ऊपर रखा, सेक्रेटरी ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा इसका जीनस लाइए, इसका कुछ लाइए, कहाँ क्या है, वो जीनस वगैरह नहीं मिल पा रहा है कहीं से भी। वो कह रहे पहले आप जीनस दीजिए, इसको फिर हम री नोटिफाई कर देंगे, लेकिन आप इसका इसमें ही हमने इसको भी दिया, विवेकानंद को भी दिया गया था, लेकिन वो भी बाय सिलेक्शन करके ले गए थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं, क्योंकि उसमें भी लेकिन जो हम मिलेट मिशन बना रहे हैं उसमें जो हमारी मलबा वगैरह की जो है मिलेट्स की जो वैरायटी टी है, उसका हमने स्टेट से रखा है कि उस पर भी सब्सिडी दी जाए। सब्सिडी नहीं है, हम तो ये पूछ रहे हैं कि आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कहाँ है? एडवांटेज हाँ, किस चीज में? हम मतदान देंगे तो जैसे लाल धान है आपका, लाल धान का कोई आपका अभी उसकी कुछ जीनस नहीं मिल पा रहा है, एक्चुअल क्या है इसका? नहीं, देखिए हम लोग ये समझे, एक तो वो है जो आप चाहते हैं कि किसान करे, ठीक है, आप चाहते हैं कि लाल धान करे, वो एक वो है कि किसान क्या चाहते हैं। किसान तो वही चाहेंगे जहाँ उनका फायदा हो रहा है ना। अब आपके जितने सीड का रिक्वायरमेंट जो है, चाहे वो गहत हो चाहे लाल धान हो, वो मोस्टली उत्तराखंड के किसानों के बीच में ही है, उन्हीं में डिमांड है। लेकिन क्या आपके यहाँ कुछ ऐसे सीड्स हैं जिनका बहुत डिमांड बाहर की है? जैसे हॉर्टिकल्चर से जब बात करेंगे तो पोटैटो सीड्स हुआ या वेजिटेबल सीड्स हुआ, या तो आपके यहाँ क्या कोई ऐसे भी क्रॉप्स हैं? बिकॉज वो आपका कंपैरेटिव एडवांटेज है, वो नहीं जो हम चाहते हैं कि अच्छा पहले लोग लाल धान उगाते थे, अब नहीं उगा रहे बिकॉज दे हैव देयर रीजंस कि क्यों नहीं उगा रहे। देखिए जो हमारी डिमांड है सीड की, गेहूं की डिमांड हमारी बहुत ज्यादा है, लेकिन हम आज की डेट में जो है हमारा उत्तराखंड में मतलब उधम सिंह नगर में 35 लाख क्विंटल जो है वीट का सीड प्रोडक्शन हो रहा है, सीएल सर्टिफाइड सीड 35 लाख क्विंटल केवल उत्तराखंड मतलब उधम सिंह नगर में हम लोग कर रहे हैं। जबकि जो हमारी स्टेट की जो है रिक्वायरमेंट उसमें से केवल 20,000 है, बाकी वो बाहर जा रहा है। बाकी 35 लाख क्विंटल पूरा बाहर का हमारे यहाँ की डिमांड है उस सीड की कुछ चाहिए। ऐसे और कौन से सीड्स हैं? क्या राजमा उनमें है? बिकॉज आपका राजमा बहुत मशहूर है, जीआई टैग भी है कि नहीं है? राजमा में जीआई टैग है, जीआई टैग राजमा से बाकी सब डिजाइन है। पिथौरागढ़ वाला मुंशियारी वाला राजमा जीआई टैग है, बाकी नहीं है। हाँ मुंशियारी वाला दूसरा से क्योंकि फार्मर जो है ना टीएल सीड तो अपने आप से ही करते हैं, हाँ वो ये सब उनका सीड ही है, तो हम हमारा कोई इंटरवेंशन ही नहीं है ना, वो तो खुद ही अपना ट्रूथ बना रहे हैं। मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ ये राजमे का। मैं पहले उत्तरकाशी में आया था, उत्तरकाशी में जब पैकेजिंग लग गया वो पैकेजिंग करते थे, मैं लेके जाता था। हमारे घर में बाकी राजमा खाना छोड़ दिया और उत्तराखंड के ही राजमा चाहिए, बस सिर्फ उत्तराखंड का। उसके बाद रिसेंटली हम लोग कश्मीर गए थे, कश्मीर का राजमा लेके आया। उसके आने के बाद हम लोग सोचने लगे ये कश्मीर का राजमा इससे अच्छा है उत्तराखंड का राजमा से। इसके बारे में मैंने अपने एक एक्सपर्ट से पूछा, डॉक्टर वीपी सिंह बोल के इरी में काम कर रहे थे, ये क्या फर्क है इसमें? वो बता रहे थे कि अपना उत्तराखंड का सीड्स पॉसिबली डिट्यूरेट हो चुके हैं, उसके ऊपर वो सिलेक्शन करके उसका अच्छा सीड निकालना बंद हो गया है, वो सब मिक्स होके खराब होते जा रहा है। नहीं, इसी में वही सिलेक्शन प्रोसीजर से हमने भेजा, तो उनको दिया गया था विवेकानंद को कि आप सिलेक्शन प्रोसीजर जैसे रेड राइस था, राजमा था, गहत था, कि क्योंकि सिलेक्शन से हमें ले गए थे वो उस पर ट्रायल करने के लिए, लेकिन उनकी ट्रायल अभी तक रिजल्ट आए नहीं। तो भारत सरकार वही कह रही कि आप हमें कुछ लेके दे दीजिए ताकि हम उसको री नोटिफाई करें, क्योंकि उस वैरायटी का ये पता चल रहा है कि मलबा कौन सी वैरायटी का है। हम तो लोकल मलबा कह देते हैं, पीआरए हमारे पास सर एनवीपीजीआर हुआ नहीं, क्योंकि जिसका काम ही सीड को सुरक्षित करना है वो है, उनके पास सारे प्रकार के सीड होंगे, थोड़ा उसको प्रोपेगेट करने की आवश्यकता है। एनवीपीजीआर सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू है भवानी में। सर जो राजमा की सीड की क्वालिटी का जो डेटोरेशन का आपने बताया, इसका मैं पिथौरागढ़ में हूँ, तो वहाँ पे जब हम राजमा का जीआई हमने किया था, मुंशियारी राजमा स्पेशली द वाइट वन, तो उस समय जब हम इसका स्टडी कर रहे थे और इसके रिसर्च पेपर सर्च कर रहे थे और कम्युनिटी से हमने जो बात की, क्योंकि पूरा डॉक्यूमेंटेशन में मैं इन्वॉल्व था उस प्रोसेस में, तो हमने वहाँ पे देखा कि सर चूंकि मुंशियारी राजमा की डिमांड काफी हाई हो गई है पिछले कुछ टाइम से, प्रोडक्शन लो हो रहा है, क्योंकि वो जो भोटिया कम्युनिटी है वो जब ऊपर हाई हिल्स पे जाते हैं तो वहाँ पे प्रोडक्शन करती है।
तो हर साल एवरेज लगभग 10 से 12% हाउस होल्ड का माइग्रेशन में डाउनफॉल हो रहा है। तो 10-12% आप समझ लीजिए कि हाउस होल्ड कम हो गए तो प्रोडक्शन भी कम होगा, डिमांड जो है एग्जिस्टिंग है या बढ़ रही है। तो सीड में सर पहले क्या करते थे कि जो अच्छी क्वालिटी का सीड होता था अमंग द प्रोडक्ट उसको सीड के लिए रखते थे, और जो सेकंड थर्ड फोर्थ ग्रेड का होता उसको सेल आउट करते थे। अभी डिमांड बढ़ गई है और एलीट क्लास में भी बहुत अच्छी डिमांड है, तो उसके डिमांड के कारण लोग उसको बहुत हायर प्राइस जो ऑफर कर रहे हैं एक क्वालिटी के जो है राजमा के लिए। तो क्या कर दे रहे हैं, जो सबसे बेहतर क्वालिटी का राजमा उसको ग्रेड करके हायर प्राइस पे आगे सेल आउट कर दे रहे हैं, और सीड के लिए जो है बी सी या डी ग्रेड का फिर कर रहे हैं। तो क्वालिटी डेटोरेशन का एक इशू ये भी हो सकता है कि वो आ रहा है। ये हमने पिछले मतलब 3-4-5 साल से हम लगभग इसमें काम कर रहे हैं, तो ये हमने देखा इसका। दूसरा सर एक ऑर्गेनिक का हमारा ये सीड प्रोडक्शन का हमारा एक्सपीरियंस है। हमने मंडुआ में सीड प्रोडक्शन किया, पिथौरागढ़ में धान में किया है, मसूर में किया है और गेहूं में किया है। टीडीसी से हमने ब्रीडर सीड लिया अपने, क्योंकि हमारे कुछ इनोवेशन प्रोजेक्ट ही चले थे उसमें भी किया था, और कुछ एक आध और प्रोजेक्ट से भी किया वहाँ पे। लेकिन इशू ये आया कि जब सर ब्रीडर से जब हम फाउंडेशन सीड बनाते हैं फार्मर, और टीडीसी उसको बाई बैक करता है, लेकिन बाई बैक का प्राइस इतना कम है कि एग्जिस्टिंग वहाँ पे जो प्राइस मिल रहा है उससे भी कम है। मंडवे का बाई बैक उन्होंने सर 12 रुपए ऑफर किया टीडीसी ने फाउंडेशन सीड का, और 18 से 20 रुपए जो है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट और हम खरीद रहे हैं। तो ऑब्वियसली कोई ब्रीडर सीड क्यों देगा? तो वैसे ही धान में हुआ सर, मतलब आप ये मान के चलिए कि हमारा प्रोडक्शन इतना अच्छा था, 1 किलो भी टीडीसी को बाई बैक नहीं मिला। इवन हमने भी ट्राई किया, तो फार्मर ने बोला आप ये प्राइस दे दीजिए लोकल में है, बोला आप 20 रुपए मंडवे का दे दिया, हम आपको दे देते हैं 12 रुपए में कैसे देंगे, वो भी जब आप कह रहे हैं कि अच्छी क्वालिटी का सीड है। तो एक जो फाउंडेशन सीड ब्रीडर से फाउंडेशन रिटर्न टीडीसी को इसलिए नहीं मिल रहा है कि इतने उनका अपनी इकोनॉमिक सेकंड ट्रांसपोर्ट लगेगा, प्रोसेसिंग लगेगा, ये लगेगा वो लगेगा, जो भी है वो हम दोनों उनका अपना कॉस्ट एनालिसिस है। लेकिन फार्मर तो आप आफ्टर ऑल अपना देखता है कि मुझे यहाँ पे 20 रुपए मिल रहा है, मैं 12 रुपए क्यों दूं? फार्म गेट प्राइस ये किसी में भी किसी भी सीड में सर बाईबैक नहीं हो पाया फाउंडेशन का। आफ्टर ऑल क्या हुआ कि उन्होंने खुद ही उसको जो है प्रोपोगेट किया है या कंजम्पशन में ले लिया, सेल आउट कर दिया। तो ये सर एक ये प्रॉब्लम है जिसपे थोड़ा सा टीडीसी की वीडियो का है, आशीष को समझा दें। मतलब वहाँ पे फन नगर, तो अब आप कैसे मतलब हम वहाँ से सैंपल भेजते हैं, फिर वो 2 महीने बाद आएगा कि आपका सैंपल कहाँ से है, तो वो मशीन को भी अगर पहाड़ों में ले जाया जाए इस तरीके से वो किया जाए तो वो काफी बट सर ऐसा है, पहले सर क्या था कि मैंडेट जो था ना सीड प्रोड्यूस करने का, वो केवल टीडीसी को ही था उत्तराखंड। तो टीडीसी जो प्रोड्यूस करता है वो हम लोग ये करते हैं। जब हमने देखा कि 15 साल 20-16 साल हो गए इन्होंने हिल का कोई वैरायटी, तब हम लोग अपनी स्कीम में उसको इंट्रोड्यूस अब तब इंट्रोड्यूस किया हमने अपनी स्कीम डेवलपमेंट। पहले तो टीडीसी बहुत इंपॉर्टेंट मतलब फंडामेंटल थी। अब जैसे आप कह रहे हैं हमने ब्रीडर का फाउंडेशन किया, अगर आप फाउंडेशन सर्टिफाइड बनाना चाहते हैं तो हम उसको आपको वो दे सकते हैं। सर सर्टिफिकेशन तो टीडीसी में जाके होगा। नहीं, सर्टिफिकेशन तो हम करेंगे, टीडीसी तो बायबैक कर रहा है इस समय। सर वो फिर उससे फाउंडेशन का सर्टिफाइड सीड देता है ना फिर फार्मर्स को। हां फाउंडेशन तो आप ब्रीडर को आप अच्छा आप आगे टीडीसी उनके सर हमने टीडीसी से ब्रीडर लिया नहीं, आप टायर उनसे हुए टीडीसी से हुए, आप टीडीसी प्रोडक्शन करा रहा आप क्या एज ए टीडीसी आपका वो है। आप स्वयं नहीं करें, टीडीसी के थ्रू कर रहे हैं। नहीं सर फार्मर कर रहे हैं, हमने सीड टीडीसी से लिया। सीड तो टीडीसी सर्टिफिकेट भी टीडीसी कराना आपका। हां आप नहीं कर रहे ना सर्टिफिकेशन उसो का। हां उसो का करना, लेकिन थ्रू टीडीसी थ्रू टीडीसी ना। तो अब ये फिर थ्रू टीडीसी अगर ये अपना अलग भी करना चाहे तो अलग भी कर सकते हैं। इंस्पेक्शन करता है सर वो उसोका, इंस्पेक्शन उसोका टेक्निकल नो हाउ वाज गिवन बाय द टीडीसी at the time of sowing etc. Now I think we have enough feedback, we have other departments. तो मतलब seed is a challenge. Seed hill variety Request what we initiative was saying, हम सीड का रूटीन प्रोग्राम की बात ना करें, इस प्रोजेक्ट से अगर हमने एसोसिएट होके या कुछ अच्छी इंटरवेंशन करनी है, लेट अस लुक एट सम इनोवेटिव सीड प्रोडक्शन मॉडल, तो वो हम अलग से भी डिस्कस करेंगे। बॉटम लाइन इज वी डोंट वांट टू रेप्लिकेट व्हाट यू आर ऑलरेडी डूइंग इन दैट एज अ डिपार्टमेंट। और इसमें आपको थोड़ा सा वो विकास को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा या ये रानी चोरी नहीं तो आप प्रपोजल कीजिए,
बनाइए, कंसेप्ट नोट बनाइए, ऑर्डर प्रपोजल, फिर उसको डिस्कस करके आगे पिछले प्रपोजल करते टाइम दो चीज याद रखना, हम लोग फॉरएवर सब्सिडी के ऊपर ना सोचे। फॉरएवर सब्सिडी, हर साल सब्सिडी रहना चाहिए इसमें। पहले सालों में हो सकता है, लेकिन वो प्रॉफिटेबल बिजनेस होना चाहिए, फॉरएवर सब्सिडी नहीं रहना चाहिए, वो ये है। दूसरा ये है कि हम लोग का ये आपका सीड फार्म्स होगा गवर्नमेंट का, और दो तीन फार्म ऐसे बात करके रहेंगे, उसको भी हम लोग कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं वो भी सोचना नहीं है। वहाँ तो हमारा सीड प्रोडक्शन और रेगुलर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं होना चाहिए, उसको ये कमर्शियली बिजनेस यूनिट कैसे बन सकता है वो देखना चाहिए प्लीज। दूसरा हम लोग जो मेन हमारा एक है, जो हमारी जो है मैकेनाइजेशन, इसमें रीच बहुत कम थी, तो हमने मैकेनाइजेशन पे बहुत काम किया। लास्ट 3 ईयर में हम लोग लगभग 3-2,500 हम फार्म मशीनरी बैंक बना चुके हैं डिफरेंट ग्राउंड ग्राउंड में, जिसमें हम लोग सब्सिडी बेसिस पे है, लेकिन उसमें इससे क्या फायदा हो रहा है कि किसान को वहीं पर यंत्र मिल जा रहा है और हायरिंग बेसिस, नीचे तो हायरिंग बेसिस भी चल रही है। कि ये सक्सेसफुल आप बता रहे हैं, हायर हो गए हैं, एक बार तो आपने सब्सिडी के थ्रू दे दिया, उसकी आप बता रहे हैं वायबल भी है, तो उसके बाद जो ट्रेडिशनल मशीनरी वो अपने विदाउट सब्सिडी खरीद रहे हैं, कुछ तो खरीद रहे हैं, क्योंकि जैसे है इस पे थोड़ा आप हमें स्टडी अभी क्योंकि 2 साल 3 साल से हम लोग उस पे काम कर रहे हैं। 3 साल में आप बता रहे हैं ना वो वायबल हो गए, हायर हो हाँ, हायर गए, है। तो अब 3rd ईयर जाके जैसे टीपीएल के बाद कितने ऐसे हैं जिनको स्टार्टअप कराया आपने और अब उन्होंने मशीनरी अपने ही रिसोर्सेज से अर्निंग से ली है, एडिशनल मशीनरी खरीद, तो वो हम थोड़ा ठीक। और इसमें मेरे और इस पे कि आज दो पॉइंट है कि जैसे हमने मैकेनाइजेशन किया तो आईडी जो हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, तो इज देयर अ डायरेक्ट कोरिलेशन या कुछ ऐसा स्टडी होनी नहीं मैडम, पहले जो हमें पता है कि हाँ मैकेनाइजेशन हुआ तो बेटर ही हुआ होगा, नीड बेटर हुआ होगा या प्रोडक्टिविटी बेटर हुई, बट एक्चुअली हमारे से कुछ क्वांटिटेटिव फिगर्स हैं। इसमें भारत सरकार द्वारा हर साल हर 2nd ईयर में एक सर्वे कराया जाता है, कॉन्ट्रेक्ट इवोल्यूशन कराया जाता है, कॉन्ट्रेक्ट इवोल्यूशन अच्छा मॉनिटरिंग की जाती है भारत सरकार द्वारा अपनी संस्थाओं को नोटिस करती है। तो जो हमारा आज से 2016 में जो फार्म पावर, वो फार्म पावर में देखते हैं किलोवाट पर हेक्टेयर क्या था, देखिए प्लेन्स में हमारी बहुत ज्यादा है, इंडिया की है लगभग 1.8 इस समय किलोवाट पर हेक्टेयर, हमारे जो हरिद्वार की है दैट इज 7, उधम सिंह नगर की 5.7, लेकिन जब हिल्स में जाए तो हिल्स में की 0.25, 0.3, 0.19, तो जो वो समय बढ़ के 0.6 से 0.75 पे आ चुकी है विदिन 3 इयर्स। क्योंकि आज आप देखेंगे, आप मैडम आप जाते हैं कहीं पर भी, हर एक के पास तो छोटा ट्रैक्टर आपने देखा होगा, तो कहीं सबके पास काफी गांव तक चला गया है, उसको उसकी डिमांड इतनी ज्यादा होगी कि हम लोग, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि सबको समझना चाहिए सब्सिडी। प्रॉब्लम ये है कि 80% सब्सिडी जो है से कम बात कर लेते हैं, सब सब्सिडी में तो लेने जाते हैं, लेकिन हम कहते हैं आप लोन ले लीजिए। ये बात है ऐसा मान लीजिए मैं ठीक है, आज तो मुझे सरकार से सब्सिडी में दी, बट अगर लॉन्गर रन में मैं तो देख रही हूँ कि मेरे को इन इंक्रीमेंट जो मुझे मशीन मिलेगी, ये मेरे फार्म में मेरा मतलब लेबर कॉस्ट कम हो गई, मेरे फार्म के लिए फायदा कर रही है, मैं प्रगति कर रही हूँ, तो मैं सरकार से सब्सिडी नहीं करूँगी, तो मैं खुद करूँगी। अभी तो फर्स्ट टाइम की जगह हो, इसमें कैप है कितने नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स खरीद सकते हैं या एक फार्मर हमको मैं तो भी 50 ट्रैक्टर खरीदूंगा नहीं सर, देखिए अपने फार्मेसी में 10 लाख टोटल उसमें हमने जो फार्मेसी बैंक में हमने क्या लगाया, भारत सरकार ने लगाया, हमने लगाया कि आपको छोटा ट्रैक्टर ही मिलेगा, बड़ा ट्रैक्टर नहीं दिया जाएगा। प्लेन में तो बड़ा ट्रैक्टर ले रहे हैं, लेकिन हमने कहा कि छोटा, क्योंकि फार्मेसी बैंक का कंसेप्ट ये है कि सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक के सब इक्विपमेंट होने चाहिए। इसमें आप ट्रैक्टर करने या पावर टिलर या पावर वीडर ज्यादा जा रहे हैं, पावर वीडर जा रहे हैं, स्प्रेयर जा रहे हैं, थ्रेशर जा रहे हैं, पल्वराइजर जा रहे हैं,
ये चीज आ जा रही है। अब कुछ अगर बजट में है, लेकिन ज्यादा लोग ये कहते हैं फर्टिलाइजर मशीन भी ले सकते हो, कोई ऐसा राइडर नहीं है जो हमारी एसएमएम गाइडलाइन है उसके हिसाब से हम ले सकते हैं। एक अलग से आपसे फीडबैक लेंगे क्योंकि आपके लोग उनको बनने का बिल्कुल हमारे प्रोजेक्ट पर हम एक बार हैंड टूल्स कोई अच्छे आपके हिसाब से रिक्वायरमेंट है? ये तो पावर टेलर वगैरह नहीं, हैंड टूल्स भी जाते हैं, हम देते हैं हैंड टूल्स। हैंड टूल्स का एनालिसिस कुछ अगर मिल जाए तो इट विल बी वेरी यूजफुल कि एग्जिस्टिंग हैंड टूल्स हैं इनको कैसे मॉडिफाई कराया जाए, मेक देम मोर यूजफुल। मतलब हैंड टूल्स है काफी, मतलब अच्छे टूल्स हैं, मतलब बहुत अच्छी कंपनीज के भी टूल्स आए हैं, हैंड टूल्स काफी है, हैंड टूल्स की डिमांड काफी है। जैसे कुछ तो लोकल बन रहे हैं, कुछ जैसे फाइबर के हैं, इसका अच्छे उसमें जो ज्यादा चल रहे हैं, ज्यादा डिमांड है वो थोड़ा सा अगर जैसे हमारा एक सीआई हल है अल्मोड़ा का, दैट इज बहुत डिमांड, केवड़िया में अगर बहुत डिमांड में आता है, ये चीज आप में वो डिमांड है, तो हम लोग उसको किसान को अवेलेबल कराते हैं। लेकिन इस समय जो ज्यादा डिमांड आ रही है वो पावर मीटर की ज्यादा ही डिमांड आ रही है, मतलब हम तो इसमें जो हॉर्टिकल्चर ये समय कम है, आप स्पीड अप कर दीजिए। इसमें बाकी तो हमारी योजना जो है सब आपको पता ही है कि ये योजना में हमारी लिखी हुई है, फसल बीमा वगैरह है, किसान मान मेन है। एक तो सीड है, एक तो ये ऑर्गेनिक जो हमारा है, ऑर्गेनिक हम लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं, आगे में हम काफी काम करेंगे। ऑर्गेनिक का हमें बायबैक की बात छोड़ के मार्केटिंग हो गया। और आपके जो 2-3 टॉप प्रॉब्लम्स क्या हैं? प्रॉब्लम्स तो एक तो जंगली जानवर, तो सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम जंगली जानवर और जंगली सूअर की है, दैट इज अ वास्ट प्रॉब्लम। और उसमें हमने कुछ काम किया था, लेकिन भारत सरकार ने मुझे रोक लगा दी है। हम लोग ने लगभग 200 विलेजेस में जो हमारे फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर लैंड के जो फ्रिंज एरिया है, यहाँ पर से आके वहाँ पर कुछ रेटिंग प्रोटेक्शन वहाँ बनाई थी, लेकिन वो दैट इज वेरी कॉस्टली। ये तो वो फेंसिंग का मतलब चल हाँ, वो फेंसिंग तो, लेकिन वो फेंसिंग लगभग 1,500 से 2,000 रुपया पर मीटर आ रही है। तो भारत सरकार ने हमें आज है कि भारत सरकार का इसको आप अपने स्टेट से लीजिए, हम नहीं दे पाएंगे, अपने रिसोर्स लीजिए। तो सोलर फेंसिंग की कॉस्ट बता रहे हैं 1500। नहीं, ये तो सोलर फेंसिंग की लगभग मैंने इतनी आ रही 1500-1800 आ रही है, हमें देखा। बट इफेक्टिव है सोलर फेंसिंग, इफेक्टिव इतनी ज्यादा लग नहीं रही है अभी, मतलब चेन लिंक फेंसिंग तो हम चेन लिंक फेंसिंग भी कर रहे हैं ना। अगर हम उसको जंगली सुअर के लिए भी बनाएंगे ना, तो हमें नीचे आपको वो देना पड़ेगा सीमेंट टैग, तो उसकी कॉस्ट भी 1800 ही आ रही है। रिटेनिंग वाल तो आप समझ नहीं, रिटेनिंग वाल तो हम नीचे दे रहे हैं ना। नहीं, नीचे देखिए हमारा क्या है कि सोलर के लिए सोलर जो कंपोजिट मॉडल आ गया है, नीचे लगती है चेन लिंक जो इस प्रोजेक्ट में भी लगी है 3 फुट, ताकि खरगोश वगैरह ना आए, और ऊपर 3 तार लग जाती हैं 16 या इलेक्ट्रिफाइड जो 24, तो कंपोजिट मॉडल जो चलता है उसकी कॉस्ट पे अभी तक कुछ काम किया है इसमें काम अभी सोलर फेंसिंग में काम नहीं हुआ अभी। हम लोग ये कंपोजिट मॉडल पे कंपोजिट अगर आप कंपोजिट मॉडल नहीं, पे कंपोजिट कॉस्ट निकालेंगे, मतलब कि पर मीटर क्या कॉस्टिंग आए, तो वी कैन आल्सो ये 1500-1800 ही है, ये भी पर रनिंग मीटर 1500 के करीब आएगी। एडवांटेज 2 हैं कि जो छोटे जानवर नीचे से घुस जाते हैं सोलर में, वो नहीं घुस पाएंगे चेन लिंक। दूसरा, जो जब घास पड़ती है तो इतनी तो आप काट नहीं सकते, तो वो शॉर्ट सर्किट करती है। अगर नीचे से आप सोलर के तारे ले लें या इलेक्ट्रिक के तारे लें, तो 3 फुट तक अब एक्सपीरियंस ये बताता है कि आप चेन लिंक लगाइए जो रीफ में लगी हुई थी जो है, उसके ऊपर 3 तार डाल दीजिए टू कट डाउन ऑन द कॉस्ट, तो ये आपकी 1500 में हो जानी चाहिए, क्योंकि आपने नीचे के 3-4 तार कम कर दिए, तो ऊपर वहां से दूसरा बड़ा जानवर नहीं आता। ये कभी 1500 काफी कॉस्टली नहीं, आप किसी न किसी लेवल पे हाँ, वो उसमें पे करना पड़ेगा कि मैं इतना खर्चा इस चीज में कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से कम करते हैं। और मेन तो ये है मैं इरिगेशन इसमें 11%। उसके लिए हम लोग भारत सरकार से पीएम की वाली योजना चल रही है,
PMGSY योजना से हम लोग माइक्रो इरिगेशन पे जा रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिक भी प्रोडक्ट और माइक्रो इरिगेशन में ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उसको जो बजट हमें मिलता है तो हम माइक्रो इरिगेशन का लगभग 10,000, 12,000, 15,000 इस चीज को कैटर करने के लिए 2015 में उसमें जो है बेसिकली उन्होंने देखा कि खेत को पानी कैसे मिले। तो उसमें जो पर ड्राफ्ट मोर ड्राफ्ट का कॉन्सेप्ट अमूमन जो है माननीय प्रधानमंत्री जी इसको यूज करते हैं, तो उसमें ये है सर कि जो अवेलेबल वाटर हमारे पास है उस अवेलेबल वाटर का हम जुडिशियस यूज कैसे कर पाएं और उससे अपने यील्ड को कैसे इनहांस करें, इस वजह से उसको जो है प्रोड्यूस किया गया है सर माइक्रो इरिगेशन के तौर पर। तो उसमें जो यहाँ पर है हमारे यहाँ, तो उसमें जो माइक्रो इरिगेशन का कंपोनेंट है उस कंपोनेंट का 40% जो है कि यूज करता है एग्रीकल्चर, वो जो है यूज करता है जस्ट टू क्रिएट द वाटर रिसोर्सेज स्पेशल कंपोनेंट के नाम से। एंड जो है कि जो इंस्टॉलेशन ऑफ द माइक्रो इरिगेशन सिस्टम्स है सर वो जो है हॉर्टिकल्चर यूज करता है, उसमें हॉर्टिकल्चर का एज वेल एज सम पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोसेस है। तो ये चीज होती है कि आपने देखा होगा कि सीड प्रोडक्शन जैसा अभी भाई साहब बता रहे थे उधर की हमने जो है कि ब्रीडर सीड लिया, तो जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस पर काम करती हैं, चाहे जैसे पोटैटो के केस में अगर CPRI काम करती है या अन्य जो है कि वो काम करते हैं, तो वो क्या करते हैं सर हमें ब्रीडर सीड उपलब्ध कराते हैं। ब्रीडर सीड को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग जो है कि अपने फार्म पर, और वो होता है जो है कि फाउंडेशन और फाउंडेशन 1 एंड देन जो है फाउंडेशन 2 से हम सर्टिफाइड सीड की तरफ जाते हैं। सर्टिफाइड सीड्स अगर जो है किसान चाहे कि उसको अगले साल नहीं खरीदना है सर्टिफाइड सीड या अवेलेबिलिटी नहीं है, तो उसी सर्टिफाइड सीड को वो जो है कि ये तो प्रोसेस हो गई। सर मैं बता रहा हूं, आप लोग ये कर रहे हैं कि नहीं? सर मैं बता रहा हूं आपको, उसमें ऐसा है सर कि जैसे हम लोग अपने फार्म पर, जैसे कि हमारी राई है, यहाँ पे राई का काफी डिमांड होता है सर जो ओपन पॉलिनेटेड है। यहाँ पर ओपन पॉलिनेटेड फिक्स में हम लोग राई का करते हैं सर और पोटैटो का करते हैं। इसके अलावा हम और बीज नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ पर है क्या कि हाई रेटिंग वैरायटी हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, एरिया छोटा होता है और उसमें ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए, तो हम हाइब्रिड की तरफ जाते हैं। हाइब्रिड में आपको पता है कि जो है कि आइसोलेशन डिस्टेंस जो है कि 1000 मीटर से कम या कुछ इस तरह की होती है, तो वहां पर जो है ये पॉसिबल नहीं हो पाता है पहाड़ में, क्योंकि 1000 मीटर को वो करना क्यों, तो उसमें काफी एरिया कवर करता है। किसी ने भी कहीं कुछ किया है तो समस्या खड़ी होती है। तो हम लोग जो ये ऑफ सीजन वेजिटेबल्स वो जो है कि हमारी ये ओपन पॉलिनेटेड सीड्स हैं उसमें तो हम लोग सर अपने फार्म पे करते हैं, बाकी जो है पोटैटो में करते हैं। अच्छा, अब आपने बताया पोटैटो और राई जी राई है सर, पालक है, धनिया है, इस तरह की चीजें, कॉलीफ्लावर, कैबेज, यूरोपियन कैरेट जो हाई वैल्यू वाली ये क्या है? इनका हो रहा है? नहीं इनका भी हो रहा सर, कोई प्राइवेट सेक्टर भी नहीं आया? नहीं मैंने आपको बताया सर कि यहाँ आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है इस सब चीजों में। तो आइसोलेशन एक क्रॉप जहाँ आपने लगाई तो 1000 मीटर तक या उससे अधिक तक जैसा उसका रेंज है उसका तो सब जगह पर बहुत, लेकिन हिल्स में सर ऐसा है कि 1000 मीटर अगर आपको कवर करना है तो शायद हो सकता है कि आप काफी कुछ कवर कर ले, तो यहाँ नहीं हो रहा सर, नहीं हो रहा है हिल्स में सीड प्रोडक्शन और हाइब्रिड भी हो रहा है, तो ऐसी बात नहीं है, मतलब अभी तक नहीं हमारे यहाँ नहीं। पोटैटो का कितना सीड प्रोड्यूस हो रहा है साल में? पोटैटो का सर लगभग हम लोग 2500 कुंटल कर लेते हैं सर। यस सर। यहाँ से सीड्स कहीं बाहर भी जा रहे हैं पोटैटो के? पोटैटो को मैं यहाँ से सीड नहीं जा रहा है बाहर। मैडम यहाँ की लोकल जो डिमांड है पोटैटो सीड की वही पूरी नहीं हो पाती है। हाँ हिमाचल से अन्य प्लेन के डिस्ट्रिक्ट से लेके आते हैं आलू CPRI में डॉक्टर पांडे थे, उनसे बातचीत हुई कि जो है हमारे किसानों को उच्च गुणवत्ता युक्त आलू का बीज उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो उन्होंने यही सजेशन दिया कि आपके जो डायरेक्टर निदेशक महोदय हैं वो इसमें कुछ प्रयास करेंगे और हम भी उसमें कुछ मदद कर सकते हैं। लेकिन मैडम अभी तक वो कुछ एड्रेस हो नहीं पाई है। ज़्यादातर किसान जितने भी हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट की हो सकता है कि डिमांड पूरी हो जाती हो, अन्यथा वो दूसरे प्रदेशों पे और हिमाचल प्रदेश से कुछ आता है, कुछ प्लेन से लेके आते हैं मैडम, और जिसकी की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है जो वहाँ का सीड एक्लेमेटाइज कर पाए वहाँ पर, उसका प्रोडक्शन भी धीरे धीरे डिग्रेड हो रहा है। इसी तरीके से मैडम एक हमारा और जो प्रश्न है कि जो वॉलनट की सैंपलिंग जो सीडलिंग है, इसके लिए फार्मर्स को ज्यादातर डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री जाना पड़ता है, वहाँ से भी उच्च गुणवत्ता युक्त सीडलिंग नहीं मिल पाती है। बहुत बार डॉक्टर हसन है CITH में,
सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर जम्मू एंड कश्मीर में। उनका कहना है कि आपके निदेशक महोदय यदि यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजेंगे तो हम कुछ सीडलिंग्स दे सकते हैं। हम आपकी कोऑपरेटिव को नहीं दे सकते, हम आपके डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर को नहीं दे सकते। आपके निदेशक महोदय यदि वहां से कुछ पत्र जारी करते हैं या उनकी कोई भी गाइडलाइंस हैं उसके तहत हम कुछ सीडलिंग्स दे सकते हैं। तो मैडम ये एक बहुत बड़ा इशू है। अगर वॉलनट की सीडलिंग्स कुछ इनोवेटिव प्रोजेक्ट या डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर यदि इसमें कुछ कर सकते हैं और हमारे विभाग हमारी रीम के साथ कुछ डबटेलिंग हो सकती है कुछ, तो इसमें एक मतलब किसानों को बहुत ही ये उपयोगी साबित होगा ये इनोवेटिव प्रोजेक्ट। इसी तरीके से मैडम जो पोटैटो का सीड प्रोडक्शन इसमें भी काम करने की नितांत आवश्यकता है। वास्तव में उच्च गुणवत्ता सीड उपलब्ध नहीं है। इवन मैडम जो हमारा जो किसान 2 बार फसलें लगाते हैं मटर की, अगस्त का एक सीजन है जो ऑफ सीजन जब प्लान में नहीं होता है यहाँ पर होता है, उसके लिए भी वो राजधानी का बीज अन्य जो है कंपनियों पे, प्राइवेट कंपनियों पे निर्भर रहते हैं और उसकी उतनी अच्छी गुणवत्ता का सीड उन्हें उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो मैडम अनुरोध रहेगा मैडम से और जो भी हमारे एक्सपर्ट हैं डिपार्टमेंट के डायरेक्टर्स महोदय, एडिशनल डायरेक्टर और डॉक्टर सुरेश शांत जी से, यदि इसमें कुछ इनोवेटिव प्रोजेक्ट आ सकता है और लीग के साथ हम लोग आपस में डबटेलिंग करके कुछ कर सकते हैं तो निश्चित धन्यवाद सुभर जी। आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन आप इससे 2-4 हो चुके हैं। अब इधर जो है कि उत्तरकाशी में हम लोग साथ रहे हैं। उत्तरकाशी का मैं एक अनुभव आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा। सर जैसे पोटैटो सीड की बात आपने करी, तो पोटैटो सीड के लिए मैं वहाँ पर हमारे भटवाड़ी एरिया है, वहाँ पर हमने एक किसान को 1 हेक्टेयर में जो है पोटैटो सीड सो करवाया, उसका सब कुछ कराया। बाद में जो है कि डायरेक्टर से हमने सर काफी कंप्लेन करके उनसे करके हमने जब करवाया, जब वो सीड पैदा हुआ और मैं जो है कि उस किसान के दरवाजे पर पहुंचा तो हमने पूछा कि रावत जी सीड का कितना सीड हुआ? कहाँ साहब, सीड तो पैदा ही नहीं हुआ, सीड तो साहब खत्म, वो तो पैदा ही हुआ साहब, उसमें तो कुछ पैदा ही नहीं हुआ। बाद में जानते हैं सर क्या निकला ये उन्होंने कहा कि अब कौन इनके भरोसे बैठे, क्योंकि तो सीड है अब। और उन्होंने जो है जो भी हमने पौने दाम पे बेच दिया। मैंने उनसे पूछा कि आपने कितने में बेचा, उन्होंने बताया इतने में बेचा। हमने कहा जब सीड आप बेचते तो हम आपको 3 गुना दाम देते। तो वो जो इनकी बात है सर वो सहमत है हम इनसे, हम इसमें प्रयास भी किए हम लोग। और इसमें ऐसा है कि सर जो एक एसोसिएशन, जैसे मान लो कोई फार्मर्स का कोई पीओ हो या कोई एसएचजी हो या कोई जो हमारा पोटैटो एसोसिएशन सर एक पिथौरागढ़ में काम करता है, वो सीड प्रोडक्शन करता है, उसी का प्रोडक्शन हम लोग बता करके आपको बता रहे हैं। तो ये एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है। और 5,000 कुंटल सर जो है कि हमारी डिमांड होती है, जिसमें हम जो 50% के आसपास हम कटर कर पाते हैं, बाकी चीजें हम लोग कर पाते हैं। लेकिन सर जैसे ये मुद्दा है बहुत अच्छी बात, हम प्रोडक्ट जो एरिया है सर हमारा जो पोटैटो है, पोटैटो हमारे यहाँ सर हाफ सीजन पोटैटो है। पोटैटो जो हमारा है सर वो हाफ सीजन भी है और सीजन भी है। जो नीचे वाला है सर वो सीजनल है और जो ऊपर वाला है वो जो है हाफ सीजन है। आगे और सीड में जहाँ तक आपने कहा कि कहीं और भी देते हैं क्या, अगर हम यहाँ सीड पैदा करें तो एक स्कोप ये है कि हम जो है कि नॉर्थ ईस्ट को भी हम सीड दे सकते हैं यहाँ से, क्योंकि जब हम पैदा करते हैं उससे उनको डिमांड होती है। तो इस तरह का स्कोप है अगर रीप और अन्य जो है योजनाओं से, और हम भी तैयार हैं उसके लिए। अगर तो हम लोग आप थोड़े से ना इंटरवेंशन प्लान करिए अदर देन द रेगुलर गवर्नमेंट स्कीम, और वो कैसे आप थोड़ा सा उस पे ना थोड़ा सा आप थिंकिंग करके इंटरनली ब्रेनस्टॉर्मिंग करके थोड़ा जैसे पोटैटो सीड पे भी काम हो सकता है। खाने में अभी हम लोग ने किया था तो सिर्फ के साथ टेक्नोलॉजी उठाया कि इससे फास्ट प्रोपगेशन हो सके। तो अभी जो कह रहे हैं कि सीड का रिक्वायरमेंट स्टेट में 50% पूरा कर पाते, तो इफ दे हैव सिग्निफिकेंट इंक्रीज तो अपने रिक्वायरमेंट को तो मीट कर ही लेंगे, दूसरों को थोड़ा सप्लाई कर पाएंगे। ये अभी सिर्फ गरुड़ा पान में आपका इतना बड़ा फॉर्म है सर, और मैं आपको संज्ञान में। अच्छा अब मैं थोड़ा सा सर बोल रहे हैं, देखिए पोटैटो जो ओरिजिनली टेम्परेट सीड प्रोडक्शन होता है, यस अब पोटैटो में काफी सारी हीट टॉलरेंट जीन्स इंट्रोड्यूस हो गई है बहुत वैरायटीज में। तो जो सीपीआरआई शिमला में बनी थी अंग्रेजों के टाइम, वो इसलिए बनी थी कि इसकी फ्लावरिंग और प्रोडक्शन टेम्परेट में और वायरस के इश्यूज पे। अब प्लांट प्रोटेक्शन में एडवांसेस हो गए हैं, वैराइटल चेंजेस हो गए हैं, हीट टॉलरेंट जीन्स इंट्रोड्यूस हो गई हैं, इसीलिए पोटैटो सीड प्रोडक्शन अब यूपी में बहुत हो रहा है, मोदीपुरम में। तो सीपीआरआई वहां आ गई।
अब ब्रीडिंग वर्क उधर हो रहा है। वहाँ पंजाब का जो दुआबा रीजन है सब सेंटर्स हैं वो एक माइक्रो क्लाइमेट देता है। तो सुन लीजिए, तो पोटैटो सीड प्रोडक्शन करना अब इजी हो गया है, हिल्स में भी प्लेन्स में भी। तो जो अभी ये बता रहे थे और मैडम भी बता रही थी, यहाँ के लोग उधर से लाहौल कुल्लू से भी लाते हैं जी, और यूपी से भी लाते हैं। यूपी मतलब वेस्टर्न यूपी में वो क्लाइमेट फेवरेबल है जी। आपके पास वो क्लाइमेट देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में है और यहाँ पे ऑलरेडी एग्रीकल्चर इरिगेशन बड़ा डेवलप्ड है, कोई ऐसी वहाँ पे इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है जी। अगर अर्ली राइस या सोयाबीन या पल्सेस के बाद आपको स्लॉट मिल जाता है पोटैटो का जी। और अगर आप करेक्ट विंडो ले लें तो आपका एफिड को आपने चेक करना है, वायरस नहीं आएगा। दूसरे सीजन में हिल्स में कर लें तो उत्तराखंड कैन बिकम अ सप्लायर ऑफ पोटैटो सीड एंड आल्सो टेबल पोटैटो यू कैन कम्पीट। तो मेरा हम सबका कहने का मतलब यह है कि आप ऐसी कुछ इंटरवेंशंस डिसाइड करें जिसमें हाई वैल्यू है, बायर को सारा साल कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। दूसरा, आपने सीड प्रोडक्शन में जो आप कह रहे हो ना आइसोलेशन डिस्टेंस 1000 का चाहिए, सिमिलर क्रॉप है। अगर आप टर्निप लगा रहे हैं और कैरेट लगा रहे हैं, वो तो क्रॉस पॉलिनेट नहीं करेंगी, तो उसमें आपको 1000 नहीं देना। तो आपको हाई हवा बाजार में आप कहते हैं कि हम पालक का सीड लगा रहे हैं, राई का, ये तो ऐसे 50 रुपए किलो वाले सीड है। तो आप वो सीड प्रोड्यूस करिए जो 15,000 रुपए किलो हो जी, होल क्रॉप्स का जी। सर मैं थोड़ा सा थोड़ा इंटरव्यू करना चाहूँगा सर, आपको इंटरव्यू करना चाहूँगा। जैसा कि आपने कहा सर कि यहाँ पर जो है कि इस चीज़ को लगाएं और यहाँ पर आइसोलेशन डिस्टेंस की समस्या वो खत्म हो जाएगी। वो हमारे नियंत्रण में नहीं है कि कोई आदमी को, हर किसान को नहीं रोक सकते कि आप ये चीज़ मत लगाइए। तो जहाँ भी कहीं भी वो लगाएगा आप उसको रोक नहीं सकते सर। तो दूसरी बात सर, देखिए, अगर हम सॉरी टू इंटरप्ट यू, इफ वी स्टार्ट विद द प्रीमाइस वी कैन नॉट डू, देन लेट अस नॉट डू इट एट ऑल। If other states can do, why Uttarakhand cannot do with a similar topography? मेरा ये क्वेश्चन है। अब आप ये बताइए, आपके यहाँ पे यूरोपियन कैरेट कितने किसान लगा रहे हैं, आपके पास है कोई आइडिया? आप इसके ऊपर लगा लेगा, ऐसा तो नहीं है कि जब सीड प्रोडक्शन होगा तो वो उसको खराब करने के लिए आगे लगा देगा। तो इस पे अभी तक जो मैं समझा हूँ, अभी इस पे कोई एनालिसिस नहीं हुआ। एनालिसिस करिए, हो सकता है तो करिए, नहीं तो ड्रॉप कर दीजिए। बट every time if we start that this cannot happen because farmer is like this, then we cannot even have an intervention. हम प्लानिंग ही नहीं कर सकेंगे उसकी। तो सर इसमें मैं बता दीजिए, थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर को भी सुना, मैंने हार्टिकल्चर को भी सुना। अब चूंकि मैं यहाँ पे एक आर्टी का अधिकारी भी हूँ, लेकिन बेसिकली उधम सिंह नगर से एक फार्मर भी हूँ, तो मैं वहाँ से भी जुड़ा रहता हूँ अपने गांव से, और हम एग्रीकल्चर से भी वहाँ जुड़े हुए हैं, हॉर्टिकल्चर से भी। तो पहले सर ये जो सीड वाली बात है, ये जो टीडीसी है, टीडीसी के हम लोग सीड ग्रोवर होते थे और उत्तराखंड बनने से पहले, और जो टीडीसी था उसका एक नाम था, उसको एशिया पैसिफिक अवार्ड मिलता था। एपीसी आते थे हेलीकॉप्टर से वहाँ लखनऊ से, एजीएम होती थी और बहुत इंसेंटिव और बोनस वगैरह बांटा जाता था किसानों में। और जो मेरा गांव है वो मुझे और ये आसपास के सारे गांव हैं, हम सारे सीड ग्रोवर्स होते थे, क्योंकि हम लोग थोड़े प्रोग्रेसिव किसान थे, तो हमें ब्रीडर और F1 F2 हम उगाते थे। उत्तराखंड बनने के बाद ये हुआ कि भाई वो हमारा प्लेन वाला उसमें चला गया यूपी में, लेकिन हमें जहाँ इधर जाना चाहिए था पहाड़ी बीजों की तरफ, उधर हम लोग नहीं गए, जबकि वो हमारा ब्रांड बहुत स्टेब्लिश था। और ये जो पंतनगर में जो मेला लगता था, तो उसमें नेपाल तक के किसान आते थे टीडीसी का बीज खरीदने। तो अब मेरा एक जो हम बात कर रहे हैं उसमें ये कि अभी भी हम जो है हब जो उसी को बनाए टीडीसी को, और उसका जो अभी बात हो रही थी कि छोटे छोटे प्रोसेसिंग प्लांट जैसे भी भटके ने बताया, तो जो हम फैसिलिटेशन सेंटर या उस तरह की बात कर रहे हैं, वहाँ छोटे प्रोसेसिंग प्लांट हो और उस लेवल तक पहुंचो जो सैंपलिंग हो जाए वहाँ हर जिले में।
एक तो सर इशू ये है, तो अभी हम वो सीड में, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ जो एमएसपी था या जो हमारा बाजार है, बहुत बड़ी मंडी है उधर की, उससे 20 से 25% ज्यादा हम लोग कमाते थे सीड ग्रो करके। तो टीडीएस खत्म होने के बाद सबकी धड़ाम लगी, छोटे किसान लगभग कई की तो जमीनें बिकी हैं और कई जो है वो छोटे छोटे दुकानदार बन गए। मैं छोटे फार्मर्स की बात कर रहा हूँ, मैं बाजपुर वाले बड़े फार्म हाउसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, 500 एकड़ 1000 एकड़ वालों की, मैं 2 एकड़ 4 एकड़ वालों की बात कर रहा हूँ। पहाड़ में भी ऐसे ही है। तो सीड में हम बहुत अच्छा कमा सकते हैं इस तरह, इस मॉडल पर। दूसरा सर, एक फार्म मशीनरी मैकेनाइजेशन पे बात हुई, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि उसकी मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स का कोई व्यवस्था नहीं। तो हमारा जो रीप का फैसिलिटेशन सेंटर हो, उसमें जैसे मैडम अल्ट्रा पुअर पैकेज की बात चल रही है, उसमें हम अपने लड़कों को उसके मैकेनिक के रूप में डेवलप करके ट्रेनिंग, ये फार्म मशीनरी बैंक की मेंटेनेंस और रिपेयर, और वहां उनको स्पेयर पार्ट्स भी मिल सके उस फैसिलिटेशन सेंटर में। तो विन विन सिचुएशन होगी कृषि के लिए भी और हमारे अभी कृषि पे बेच रही है। इसकी ट्रेनिंग हमारी है, आप कोई करना चाहता ट्रेनिंग, लेकिन है, लेकिन फील्ड में नहीं है। मैं फील्ड की बात बता रहा हूँ, फील्ड में कुछ नहीं है। 2 वीक की ट्रेनिंग फ्री मिलती है और वो भी मिलता है, मैं मिलता है। अभी मैं बताऊं कि हमारा पिरामिड जो है क्या हो रहा है, वहां उल्टा हो गया है। हमारा जो डिलीवरी पॉइंट है वो छोटा हो गया है विभागों में। ऊपर बहुत सारे 10-10 डायरेक्टर बैठे हुए हैं, पता नहीं कितने डिप्टी डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, ये डायरेक्टर, जबकि जो विभाग का, जैसे मैं उधम सिंह में बताऊं, जो माली आते थे साइकिल ले लेके घूमते थे हमारी फसलों में, वो कहते थे कि आप इसका स्प्रे कर दीजिए, ये बीमारी आने वाली है, आप ये लगा दीजिए, इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट डाल दीजिए, इसमें फंगीसाइड डाल दीजिए, इसमें इंसेक्टिसाइड डालिए। वो माली ही गायब हो गए, वो है ही नहीं विभागों में। और जॉइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, बहुत सारे डायरेक्टर 20-20 बैठ गए आके। और नहीं तो उसमें मैम हमारा ये फैसिलिटेशन सेंटर, उसको हम वहां से फिल कर सकते हैं। और एक मैम हॉर्टी में मेरा एक सुझाव था कि जो हमारी जो गर्म इलाके हैं, जो वैलीज हैं पहाड़ों में, उसमें आंवला एक बड़ा अच्छा विकल्प है, क्योंकि उसको बंदर और जानवर भी नहीं खाते, आंवला गूसबेरी। और उसमें हम मनरेगा के कन्वर्जन से भी बहुत अच्छा। नहीं मैं बड़े अगर पूरी वैली की अगर आंवला की डेवलप होगी तो हमारे फिर बाहर आ जाएंगे। पीडी साहब जी, थोड़ा सा मैं चाहूंगा आपको, जैसे आप बोल रहे हैं, तो ऐसे अगर प्लांट आप देखने लगे तो बहुत कुछ है। अगर बंदर से आपको बचाना है तो जैसे हम कहते हैं कि अदरक को हम प्रोड्यूस करते हैं, अदरक को हम प्रमोट करते हैं। अदरक हमारे यहाँ एक जो है बहुत बढ़िया क्रॉप है, मसाले के रूप में सबसे बढ़िया क्रॉप है। 2000 क्विंटल की डिमांड हमारे यहाँ होती है, वो भी हमारे पास नहीं है। टीडीसी से भी हम लोग अप्रोच करते हैं और जगह भी हम लोग अप्रोच करते हैं और हम भी कोशिश करते हैं। तो ये भी एक स्कोप है, ये भी एक स्कोप है। अदरक आप लोग ये आंवले में तो आपको मेंटेनेंस बहुत कम है, पानी कम। सबसे अच्छी बात सर ये है, सर सबसे अच्छी बात ये जो सबसे अच्छी बात ये है कि अगर जो इस फोरम पर हम लोग जुटे हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि हमको जो है क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल, चाहे वो सीड हो चाहे प्लांट्स हो, इस पर हम जो है फोकस करेंगे, तो ये सबसे अच्छी बात है। आप हमें उस पे कंसेप्ट नोट दीजिए। जी। अच्छा, सेकेंडली टेम्परेट फ्रूट्स के बारे में आप नहीं बोले, जो आपके हाँ जी सर, ये हम बोल सकते हैं सर। अभी अपन श्वासक जी हैं तो आप बोलिए। अपना आपस का स्ट्रेंथ्स के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि ये ILSP और USRLM इंस्टीट्यूशंस के ऊपर काम किए हुए हैं और आप लोग टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किए हुए हैं। आप लोग इंस्टीट्यूशन के बारे में सोचते नहीं हैं, वो कैसे क्लस्टर करना, क्या करना बोल के। इसमें ये USRLM और ILSP के लोग बहुत स्ट्रांग है। ये आप दोनों इकट्ठे आ जाते हैं तो ये डिलीवरी बहुत आसान होगा और थोड़ा मुश्किल कम हो जाएगा। सर मैं बताना चाहूँगा, जैसा जब से सर जो है कि हमारे सचिव साहब को जब से सचिव सर जो है कि
के पास असल में सर है क्या कि ये थोड़ा सा किसी कहीं और था। अभी जो हमारे सचिव साहब हैं जो सीपीटी हैं ईट के, तो उनके पास कोऑपरेटिव से लेकर के और जितने भी अलाइड एग्रीकल्चर हैं वो सब डिपार्टमेंट सर के पास आ गए हैं। और डे फर्स्ट से सर का यही कहना है कि कन्वर्जेंस हम जहाँ पर जो है कि वो कर सकते हैं, हम सभी जैसे जायका है, रीप है और उनका जो है उनके सीपी है, ये और आरडी है, मैम देख रहे हैं आरडी का भी है। तो हर जगह सर जो है कि इसी बात हो रही है कन्वर्जेंस हम कैसे करें, कैसे इसको स्ट्रेंथन करके ये बातें हो रही है। तो इस पर ये बातें काफी हो रही है। मुझे एक स्टेप और एक स्टेप ऊपर जाना है। वैसे कन्वर्जेंस माने कोई लोग सोचते हैं वो अपना स्कीम का पैसा उधर लगा दो, ये नहीं होना चाहिए। ये पार्टनरशिप होना चाहिए। पार्टनरशिप से चलेगा तो इंस्टीट्यूशन अच्छा खड़ा हो जाएगा और आपका टेक्नोलॉजी भी यूज होगा उधर। ठीक है सर, साथ बैठने लगे हैं। आई थिंक जाएगा फिर हम एनिमल एजेंट आप सब चलिए नहीं वो आ रहे हैं। So let me introduce. I am Alok Srivastava, working in the Department of Horticulture and Senior Consultant. I was involved in the formulation of the JICA project. The total project around 506 crore. So इसमें actually दो concept हम लोग काम किए while the formulation. एक supply chain based, what is available with us and what can be introduced from the market perspective. दो aspect पे हम लोग इस पे काम किए थे. तो can you run through the presentation or just we can discuss? एक बार JICA वगैरह. बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव जो है ना वो है प्रोडक्ट का मार्केटिंग और अक्रॉस द सप्लाई चेन फार्मर का कैपेसिटी बिल्ड करना द सपोर्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। सो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव फार्मर का इनकम ऑगमेंटेशन है, ये ऑब्जेक्टिव है प्रोजेक्ट का। और नेक्स्ट जो इसमें अप्रोच एडॉप्ट जो किया गया है वो 5 अप्रोच है, क्लाइमेट स्मार्ट अप्रोच है, क्लस्टर बेस्ड अप्रोच है, सप्लाई चेन अप्रोच और इन्वॉल्वमेंट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर जो एक बड़ा मिसिंग लिंक है कि प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व नहीं हो पाता है। और ऑफ कोर्स ब्रांडिंग आगे बढ़े ये 4 डिस्ट्रिक्ट में ये है उत्तरकाशी, टिहरी, पिथौरागढ़ और नैनीताल। एप्पल की पोटैटो, जिंजर, पीस, प्लम, ये 4 डिस्ट्रिक्ट में जाएगा। ऐसा एक्चुअली मैम ऐसा हुआ कि जब इसको जो है कि भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया तो बिल्कुल प्रस्तुत किया गया 700 करोड़। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा कि अभी आपके उत्तराखंड से बहुत प्रोजेक्ट हैं तो आप जो है कि आपको हम देंगे। लेकिन उस समय जो सचिव साहब थे तो उन्होंने उनको कन्विंस किया, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए, आप 3 से 4 डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट फेज में करिए और देन जो है कि जो 700 करोड़ है उसको प्रोपोर्शनली जो है कम कर लीजिए। तो सर वो जो है 700 करोड़ से 251 करोड़ पर आ गए। और ये जैसा सर बता रहे हैं अभी, तो ये जो हम लोगों ने किया है ना, इसमें एक चीज और ध्यान रखिए कि जो हमारा ओडीओपी है, ओडीओपी को हमने इसमें रखा हुआ है जो डिस्ट्रिक्ट का और जो है कि यहाँ पर जो 1 डिस्ट्रिक्ट का प्रोडक्ट है तो उसको भी हम लोगों ने इसमें ध्यान रखा है। बट ओडीओपी तो बेसिकली इट टॉक्स अबाउट प्रोसेसिंग पार्ट। लेकिन बैकवर्ड लिंकेज को एंटरप्राइजेस बनाइए प्रोसेसिंग के बैकवर्ड लिंकेज को क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन उसके जो रॉ मटेरियल चाहिए बट लेकिन ये जो डिस्ट्रिक्ट तो फिक्स्ड है, क्रॉप जो है दिस इज बेस्ड ऑन द व्हाट इज अवेलेबल विद अस। लेकिन इसका दूसरा थिंग ये है कि मतलब अगर मार्केट में किसी प्रोडक्ट का डिमांड है और अगर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग योर प्रोडक्ट सो वी कैन गो फॉर दैट। तो उसके लिए हम लोग कीवी से सेलेक्ट किए हैं। कीवी सेलेक्ट करने का जेनेसिस क्या है कि इंडिया में 3000 मीट्रिक टन कीवी इंपोर्ट होता है जो कि वो डिमांड का 85% फुलफिल करता है। तो मार्केट जो ग्रो हो रहा है वो करीब 17-18% पर ईयर से ग्रोथ हो रहा है। और उत्तराखंड का जो एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन है जहाँ भी कीवी हो सकता है, इस प्रोजेक्ट में हम लोग कीवी पे काफी फोकस किए हैं। और अलग डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी में सेलेक्ट किए, लेकिन जब मार्केट स्टडी आएगा वो प्रपोज है मार्केट तो फिर हम अन्य डिस्ट्रिक्ट में इसको ले जा सकते हैं। तो पोटेंशियल डिस्ट्रिक्ट नैनीताल और पिथौरागढ़ तीनों में जा सकता है। ये 3 स्टेजेस में हम लोग इसमें अगर फ्रूट प्रोडक्शन की हम लोग बात करें तो 3 स्टेजेस का इसमें प्लान किया गया है। फार्मिंग टेक्निक उत्तराखंड में एक नाम सर का एक क्वेश्चन का आंसर देंगे कि टॉप 5 फ्रूट्स और टाइप 5 वेजिटेबल क्या है। तो उत्तराखंड जो है स्टोन फ्रूट्स का क्लेम करता है कि नंबर 1 हम लोग प्रोडक्शन वाइज है। और स्टोन फ्रूट्स है, मैंगो है, लीची है, एप्पल है। एप्पल हम लोग प्रोड्यूस करते हैं 60,000 मीट्रिक टन करते हैं।
और इस प्रोजेक्ट में एप्पल और कीवी पे काफी फोकस किया गया है। एप्पल में हम लोग फोकस किए हैं अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटेशन का, और टू बी सपोर्टेड बाय द इंफ्रास्ट्रक्चर, सी स्टोरेज हो, कलेक्शन सेंटर हो, इस तरह से हम लोग उसमें प्रपोज किए हैं। और स्टेज 2 के लिए 7 साल का प्रोजेक्ट है, तो हम लोग वाइटल डेवलपमेंट पे भी काम करेंगे, यूनिवर्सिटी के साथ काम करेंगे कि जो बेस्ट वैरायटियाँ का सूटेड हो। एक दिन में तो होता नहीं है, और उसके बाद से फिर क्या होगा कि अल्टीमेटली जो डिजायर्ड हम लोग प्रपोज क्रॉपिंग पैटर्न है उसको हम लोग अडॉप्ट करेंगे, ऑफ कोर्स कीपिंग माइंड इन द क्लाइमेट चेंजेस, क्योंकि जो स्नो लाइन है वो धीरे धीरे रिसीड हो रहा है, तो उस हिसाब से वैरायटी को भी चेंज करना जरूरी है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है फ्रूट्स प्रोडक्शन का। और दूसरा जो है, अगर वेजिटेबल की आप बात करें तो उत्तराखंड का जो पोटेंशियल क्रॉप है, टोटल 6 लाख टन वेजिटेबल प्रोडक्शन होता है, और फ्रूट से 1.9 लाख टन होता है। तो वेजिटेबल में क्या है कि अभी विद द चेंजिंग सिनेरियो, क्योंकि उत्तराखंड की कनेक्टिविटी दिल्ली से काफी बढ़ गया है, सो पोटेंशियल जो है वो यहाँ पे पोटैटो का, समर पोटैटो का है, ऑक्सीजन जिसको हम लोग कहते हैं, और कोल्ड क्रॉप का है, और ऑक्सीजन वेजिटेबल का है, क्योंकि दिल्ली अब यहाँ से सिर्फ 4 किलोमीटर घंटे के रास्ते पर रह गई है, तो वो एक बहुत बड़ा ये करेगा, आपको इम्पैक्ट करेगा और वो प्रोडक्शन को ट्रिगर करेगा। तो जायका में इस चीज का हम लोग प्रोविजन किए हुए हैं। तो इसमें 2 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है। एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हम लोग स्टीयरिंग में प्रपोज किए हैं, जो आपको ऑक्सीजन वेजिटेबल में काम करेगा, जिसमें प्राइमरली गोल्ड क्रॉप होगा और हाई वैल्यू क्रॉप्स होगा। दूसरा भी टिहरी में ही है, वो कीवी पे है, वो कीवी पे है, वो कीवी। और इसमें जैसे अभी वो मंत्री जी का जो हमारे फॉर्मर मंत्री, इसमें जो अभी वेजिटेबल की जो बात हुई है, वेजिटेबल में अमूमन हम लोग जो है कि हमारा जो एरिया है वो ऑफ सीजन वेजिटेबल के लिए बहुत फेवरेबल है, और होता भी है, हम लोग करते हैं यहाँ पे। तो ऑफ सीजन की वजह से सर जो है इसमें जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है इसको और जो है स्ट्रेंथन करने के लिए, और एक्चुअली क्या है कि मार्केट में आपको कम्पीट करना पड़ेगा। अभी जो दिल्ली मार्केट है, द लार्जेस्ट वेजिटेबल मार्केट ऑफ द वर्ल्ड, ऑक्सीजन वेजिटेबल मोस्टली हिमाचल प्रदेश से आता है, लेकिन चूंकि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर गया है तो पब्लिक एबल टू डिलीवर प्रोडक्ट, तो वो एक बहुत बड़ा ये होगा। और इन जो एरिया एक्सपेंशन इंट्रोडक्शन की बात है, वो सपोर्टेड बाय द क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, सपोर्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक इन्फॉर्मल कलेक्शन सेंटर, पैक हाउस, इवन कोल्ड स्टोरेज, ट्रांजिट कोल्ड स्टोरेज एंड टॉकिंग अबाउट। और इसमें हम लोग जो प्रपोज किए प्रोजेक्ट में उसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन की बात की, और फिर उसके बाद से हम लोग इसमें प्रपोज किए कि चारों डिस्ट्रिक्ट में जो प्रोजेक्ट एरिया है उसमें एक हम लोग मार्केट एस्टैब्लिश करेंगे, सो दैट मार्केट कैन बिकम द एग्रीगेशन पॉइंट टू बिकम कैटर द लार्जर मार्केट। होरेका बोले तो सर, होरेका होटल रिटेल वाली चीज है। हां, इस होरेका क्या ब्रांड है आपका? नहीं, होरेका है होटल रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सेगमेंट है, जिसको हम लोग टारगेट करेंगे। इसमें हम लोग बेसिकली जो है कि फ्रूट्स को शामिल किया है, जिसमें वो हो रहा है एप्पल है। एप्पल में अभी हम लोग अब जो है कि एक हमारी इंटरवेंशन है अल्ट्रा हाई डेंसिटी। पहले क्या होता था कि सामान्य में जब हम करते थे तो 272-73 में जो है पौधे पर किया, तो आप जो है सर लगभग 25 इसी का पार्ट है। नेक्स्ट तो ये एक्चुअली हम लोग इसमें क्लस्टर बेस्ड अप्रोच रखते हैं। एक बार पीछे जाइए, तो क्लस्टर बेस्ड इसमें हम लोग क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन जो हो रहा था, एक तो 4 डिस्ट्रिक्ट में, 4 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग 4 ब्लॉक में काम करेंगे, और ब्लॉक में क्लस्टर करेंगे so that you can maximize the impact. So basically this project is going to be as a pilot project for the future horticulture project. क्योंकि अब ADB से हम लोग की बातचीत चल रही है, जिसमें 18-19 मिलियन का प्रपोजल हम लोग देंगे, सबमिट करेंगे, तो वो प्रोजेक्ट के 4 डिस्ट्रिक्ट के बाद का जो डिस्ट्रिक्ट उसमें हम लोग कवर करेंगे, तो डिस्कशन उसमें ऑन है। नेक्स्ट एक्चुअली बेसिकली इसका प्रॉब्लम क्या है ना, जनरल डिपार्टमेंट लोग वहाँ के जो मैं कंसल्टेंट थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ, ये डाटा का बड़ा ये है, जो हम लोग प्रोडक्शन क्लेम करते हैं ना, तो प्रोडक्शन है नहीं, तो हमारे पास कोई टूल और मैकेनिज्म भी नहीं है कि उसको मैच कर सके। तो एक्चुअली आप प्लान कीजिए कुछ का और डाटा उतना है नहीं, तो एक बहुत बड़ा दिक्कत होता है। जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे मरोड़ा का, तो एक्चुअली क्या है, वो डाटा में कहीं क्योंकि बायर तो है लेकिन उनको प्रोडक्ट नहीं मिल पाता है, तो उसमें इसमें हम लोग प्रपोज करेंगे कि चलो डाटा हम लोग करेक्ट कर पाए by using the technology और digital lab और something constantly, तो we are able to forecast हमारे पास इतना, उस हिसाब से हम सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केट को डिस्प्ले करेंगे। नेक्स्ट, और इसमें एक और
और ये है कि ये पूरा एक्टिविटी जो है ना इंडिविजुअल फार्मर को हम लोग फोकस नहीं किए, पूरा इंडिविजुअल एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को फोकस किए। आप बना रहे हैं? हाँ, फाइनल स्टेज पे हो एग्रीकल्चर बना रहा है। नहीं, एक मिनट सर, इसमें जो प्रोजेक्ट में जो प्रपोज है वो 16 एफपीओ प्रपोज है, 16 चार्जर एफपीओ पर डिस्ट्रिक्ट। तो उसमें क्या है कि अगर एग्जिस्टिंग एफपीओ है तो उसको अडॉप्ट करेंगे, अगर हमारे प्रोजेक्ट में हम एफपीओ नहीं है तो नया बनाएंगे, तो उसमें हम लोग। तो इसमें क्या है कि उत्तराखंड में जो एफपीओ का है वो एसएमएसी डेवलप करता है, एनसीडीसी का ये लिस्ट लेके हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे, अगर होगा तो उसको अडॉप्ट करेंगे, तो विल गो फॉर द न्यू एफपीओ नाबार्ड करता है। तो पूरा जो डेवलपमेंट जो होगा पूरा जो सर्कल वो एफपीओ की एक्टिविटी होगा। प्रोजेक्ट आपका कब लॉन्च हुआ जाएगा? अभी लॉन्च नहीं हुआ है, ये मार्च में एग्रीमेंट साइन हुआ है और अभी लॉन्च नहीं हुआ। अब बीएमसी का बीएमसी हो जाएगा तो फॉर्मल लॉन्च करेंगे। मे भी दिवाली के समय प्लान कर रहे हैं इसको। ये मेरा प्रोजेक्ट नेक्स्ट डेट ये पूरा टाइम शेड्यूल है। ये आप अभी प्रोजेक्ट से कैरी चल रहे हैं? हाँ माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चेस कर। हाँ उसी से बना उसी से आगे बढ़िया ये सब तो ठीक है। ये कंसेप्चुअली ये नेक्स्ट ये हमारा प्रोजेक्ट है 5 to 6। ये तो इंटरनल चीज है ना, हमें तो कंसेप्ट और आइडिया ये तो बस हो गया। ठीक है, थैंक यू। So you have any questions? Shut it up. I'll come towards the end. My only worry is about this FPO. No, but what is your worry? Because we have all kinds of FPOs. Every department is mobilizing FPOs. JICA is mobilizing. We are not getting started. No. Whatever. Have plans. REAP also has plans. I'm not saying that you are the only ones. How do we see that these FPOs become viable units, business units? As far as this project is concerned, so we thought through it and then we propose if any FPO exists in that project area, we'll adopt or we'll improve their capacity building. We are going to hire CBDO. The problem is the FPOs have been formed with some business idea in mind. Whether it is viable or not viable. Not exactly. FPO is not from the business idea. It is for the principle of aggregation. That's all. Yeah. In the NABARD and SFAC and even NCDC guidelines, when FPOs were formed, a chunk of money was given to them. तो हम लोग को we have to be careful about one thing. जिसने भी पैसे दिए वो कहीं ना कहीं रिपोर्ट कर रहा है ना? The philosophy is good. We have the same philosophy in REAP also कि जो existing है उनको देखेंगे उसमें से अगर उसके साथ जुड़ सकते हैं, अगर वो अच्छा चल रहा है तो उसके साथ जुड़ जाएंगे, नहीं तो कुछ नया बनाएंगे। तो अगर वो रिपोर्ट कर रहे हैं ना और उनका अपना एक सिस्टम चालू है तो हमारा नया एफपीओ बनाना अपने आप में एक मतलब फॉर द गवर्नमेंट एज अ होल will become a challenge because how can the government of उत्तराखंड से कि हमारे इस ब्लॉक में 3 एफपीओ चल रहे हैं, तीनों में पैसे दिए जा रहे हैं, है ना? तो हाउ डू वी टैकल दैट पार्ट आल्सो? एक तो एफपीओस के सस्टेनेबल होने की बात मेरे मन में ये आ रहा है कि एट द स्टेट लेवल हम लोग एक बार एक मीटिंग बुलाएं, ये जो सारे एफपीओ के प्लेयर्स हैं उनको, और थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करें, क्योंकि जब एनआरएलएम और आईएलएसटी भी एक जैसे डिजाइन पे थे तो डिस्कस करके और अग्री हुआ था, बिकॉज ये सब स्टेट का पैसा है ना, ये कोई भी किसी का पर्सनल तो नहीं है। तो एक बार जब डिस्कशन हुआ था तो ये डिसाइड हुआ था कि भाई हम ज्योग्राफीज डिवाइड करें, वैसा ही मतलब कुछ जो भी वायबल एक ऑप्शन है, एक हम लोग को डिस्कशन जरूरी है, ये जो 3 एजेंसीज जो इसमें पैसे डाल रही है, otherwise you'll have multiple reporting of the same people and multiple sources of funding going to the community without resulting in anything productive. I see. We also say that there are FPOs, and if they are good, we will adopt them and we will build their capacity. This is fine. But what is happening is the FPOs that have been formed already are all into aggregation of inputs and outputs. Mostly. But the members of those FPOs may not have their core work in your field of our value chains.
this is where we will get stuck end of the day. And then we'll say, oh, well, our due diligence says that, you know, these are not for us and we need to form a new one. So this is where we will... So state needs to get to an agreement कि हम क्या approach follow करेंगे, है ना? अगर NCDC ने form कर लिया है, तो क्या कोई प्रक्रिया है जिसके माध्यम से वो हैंडओवर कर सकते हैं, या वो करेंगे ही नहीं हैंडओवर? You know, all those things we can, तो उसी तरह से नाबार्ड, उसी तरह से SFAC जो बने हुए हैं, उनको हम कैसे कोऑर्डिनेट करें, बिकॉज एजेंडा सबका है एंड इट इज ओके। मतलब किसी को टारगेट ऐसा नहीं कि आपके 16 FPOs का टारगेट है तो आपको 16 बनाने ही करना, कुछ को आप बीच में अडॉप्ट कर सकते हैं, बट वेदर द प्रोसेसेस of various departments and schemes allow that merger or not, we have to get. No, but as far as my knowledge is concerned, FPO is registered as a private entity, right? And the money which is given, this is equity grant against the equity they are getting. But setting up के लिए किसी को and they are giving some money as a management to hire the CEO for the first 3 years. Yeah, exactly. First 3 years. But as a company, we can have tie-up with the company. The company is a registered form of entity. So I don't think that any. नहीं, But this is the discussion we should have, because हर एक का अलग है. Between SFAC and NABARD भी almost double का difference है in terms of the amount of funds that are being given for FPO management, है ना? वो कोई एक क्या उसको बोल रहे हैं ये लोग, क्या organization होते हैं FPO formation के लिए? हाँ, Community-based business organization, they are promoting. NGOs को ले आए जो कि who will promote these. तो वो सब हम लोग को समझना होगा, because you know when people have stakes, हम लोग यहाँ बैठ के एक अच्छा खूबसूरत डिजाइन बना रहे, when people have stakes, किसी की तनख्वाह कहीं से आ रही है, वो they will not want to merge with you जहाँ तनख्वाह आप कह रहे हैं कि आप खुद रेस. All those things I think we should have that meeting and we should agree on the way forward. JICA should also be present. इफेक्ट के प्रोजेक्ट के लोग हैं और बाकी जो तीनों FPOs बनाते हैं, so that we are completely on the same page, है ना? अगर geographically भी divide करना है तो let it be at the beginning of the project, है ना? Let us not 3-4 agencies will be working with the same plot of people, and the community will get confused. Correct. You are looking at your value chain, I understand. But those organizations which are there already are not mobilized in those terms. This way, even weak when it comes into some other value chain. So existing PGs are not, FPOs are not in those. So we are happy to see that. Props भी ठीक हैं, जले भी ठीक हैं. Some challenges will come about. बहुत सारे पेपर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं. चैलेंज रहेगा इम्प्लीमेंटेशन. एक कहा है हमने डेवलपमेंट ऑफ वैरायटीज. 7 साल के प्रोजेक्ट में वैरायटी थोड़ा डेवलप हो जाती है. तो सिलेक्शन उसमें डेवलपमेंट लिखो. नहीं, कैन यू आपका कीवी है, एप्पल है, पीच है, तो ये इसमें तो 25-30 साल लगते हैं. नहीं, तो why should this is not a job of a development project. No. It is a breeder's job or an institute's job. We work with the university. नहीं, 7 साल में तो कुछ नहीं कर सकते. But it will continue. नहीं, तो ऐसा है, बाद में कुछ नहीं. इसमें नंबर 1 वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की स्किल भी नहीं है. नहीं है. तो फिर क्यों उसमें पढ़ रहे हो डेवलपमेंट ऑफ वैरायटीज, जहाँ आप बता दीजिए जब से उत्तराखंड या यूपी बना है एक वैरायटी डिपार्टमेंट ने निकाली हो 50 साल में नहीं निकली, एक नहीं निकली. तो इसलिए चीज वो करें. दूसरा आप कह रहे थे अल्ट्रा हाई डेंसिटी. आपने अल्ट्रा हाई डेंसिटी से कोई एक्सपीरियंस है डिपार्टमेंट में किसी का? अब मैं इसलिए कह रहा हूँ, sometimes you know knowing too much about too little is dangerous. Unfortunately, it has happened with me. I know too much about Apple. So ultra high density is a very nice word. Where is the success story of ultra high density in India? एक दिखा दीजिए. एक सर हमारे यहाँ तो इस समय अभी हमने इसको रखने का कारण बता रहा हूँ सर आपको. हमारे यहाँ जो है एप्पल मिशन चलता है सर. यार बात सुनिए,
डॉक्टर साहब वो मिशन है, प्रोग्राम है, पहले आप बताइए आपने किया, आपने कोई अल्ट्रा हाई डेंसिटी विजिट किया जाके सक्सेसफुल डिपार्टमेंट से या प्रोजेक्ट से किसी ने ऐसा है? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ अल्ट्रा हाई डेंसिटी पर एकड़? सर हमारा प्रति एकड़ में आपसे नहीं, आप फार्मर लगाएगा क्या कॉस्ट आती है? 12 लाख है सर हमारा, उससे कहीं ज्यादा चलिए 12 भी है विद फार्मर इन उत्तराखंड कैन अफोर्ड दैट। एंड आप खुद ही कह रहे थे इरिगेशन इज अ चैलेंज, वी नो इट इज नॉट दैट वी डोंट नो उत्तराखंड स्टेट। The water requirement is very high in ultra high density. High density अभी पूरे stabilize नहीं हुए। In a state like Kashmir which is flooded, which has flushed with water, flatlands. आपके पास तो कोई मार्केट भी नहीं है। Even a state like Kashmir has not matured. And from zero, you want to go straight to ultra high density. It will not happen. I am telling you. Apart from that, around 10-15 farmers they have been doing that, and they are into the third and fourth years of the practice. अल्ट्रा हाई डेंसिटी से क्या मतलब है? कितने पौधे लगते हैं? एकड़ में कितने पौधे लगते हैं? एकड़ में सर इसमें 1000 पौधे, 1100 पौधे लगते हैं। अल्ट्रा हाई डेंसिटी में ना, इसका मतलब है 6 से 8,000 पौधे प्रति हेक्टेयर, 2 से 2,500 प्रति एकड़। फिर उसी का आप इरिगेशन करेंगे, तभी तो मैं आपकी कॉस्टिंग पूछ रहा था। फंडामेंटली अल्ट्रा हाई डेंसिटी वर्ड जो है ना, ये अल्ट्रा हाई डेंसिटी तो जो साउथ टेरोल रीजन जो वर्ल्ड का नंबर 1 एरिया है एप्पल प्रोडक्शन का, उसमें भी सारा अल्ट्रा हाई डेंसिटी अभी तक नहीं हुआ। सर हमारा जो अल्ट्रा हाई डेंसिटी है, मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब क्या होता है कि फैंसी चीजें होती हैं, मतलब वो है कि हमारी सड़क तो टूटी है और उस पे हम ऑडी 7 वो हिसाब होगा। सर थोड़ा सा What we have proposed based on the experience, just to purchase 150 hectares, not 150 hectares. See, today you don't even have medium density and high density, and I can take you to the no, then I have something to say. Second is we were talking of walnut. Walnut in a 7-year project. Where is the plant material? Imported. So a process of 2 to 3 years. Imported. It will take 30. No, then quarantine. So 3 years gone. 3 years. Then we do have our so in the project period, fruiting will not be taken. No, not. And we don't know. But one has to start something on that. सर प्रोजेक्ट पीरियड For the people to wait for 7-8 years for fruiting to come. सर The अगर मान लो हम केवल और केवल जो है कि बगीचा लगा के छोड़ेंगे तो ये 7 और 8 इयर्स तक हम इंतजार करने में हमें दिक्कत होगी। यहाँ पर हिल्स में सर जो है कि हम जो हमारे इंटर क्रॉपिंग के रूप में हम जो है हमारे वेजिटेबल्स हैं, उन वेजिटेबल्स को हम लेंगे जो हमें जो है 60 दिन में भी और 120 दिन में भी क्रॉप आउट देती है। तो वहाँ पर जो एक तरफ हमारा बगीचा भी जो है तैयार होगा सर शुरुआत तो लगा सकते हैं 2 मीटर वो है 1 मीटर पे प्लांट सर। Anyway, so from my side there is nothing else. मैं आपसे कुछ आर्गुमेंट नहीं कर सकता, मैं जो है अनुभव के आधार पर बोल रहा हूँ जो लोग कर रहे हैं। अभी सर हमारा जो है कि इंटरनेशनल जो है कि पेपर फेस्टिवल हुआ था, वहाँ पर जो है कि उसके बीच में अल्ट्रा हाई डेंसिटी के बीच में महसूल लगाए थे, वो किसान लगा रहे हैं सर, वो उसमें चीजें हो रही हैं। और मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ अल्ट्रा हाई डेंसिटी 1 मीटर पे पौधा होता है। सर इसमें हम लोगों ने इसको मैं बताना चाहूँगा सर आपको, इसको हम लोगों ने वैसे एग्रेंडम नहीं करना। हमारे यहाँ एक सर एक मिशन था, इसमें 12,000 रुपया पर एकड़ के हिसाब से था, और सर वो योजना ऐसी हुई क्योंकि वो काफी दिख रही है सर। आज भी आप देखेंगे, अब उत्तरकाशी में जब भी आप आएंगे हम आपको दिखाएंगे, अल्मोड़ा में दिखाएंगे, टिहरी में दिखाएंगे, पौड़ी में दिखाएंगे। उसके बाद जैसे ये अनाज और बीमार वाली योजना हुई, जैसा कि जो है कि नहीं हो पा रही थी राज्य सरकार में, देन हमने तो उसके आधार पर And we'll have to
दोनों हैं आप आप डिसाइड डिसाइड कर कीजिए आप। संजय एग्जिट स्ट्रेटजी मुझे लगता है कि शाम के प्रेजेंटेशन के बाद निकल लग गया गुड मॉर्निंग मॉर्निंग में कर लेंगे वीकेंड चले गए गुड मॉर्निंग एवरीवन और ब्रीफली एनवायरमेंटली भी कई सेक्टर्स हैं क्योंकि एक स्मॉल यूनिट में शिप एंड पोर्ट है देन 4G एंड देन द लार्ज यूनिट्स तीन मेजर सेक्टर्स हैं शिप एंड पोर्ट से रिलेटेड जस्ट वेरी ब्रीफली